हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आज आप लोग बोर्ड एग्जाम में धुआं कर दोगे। आज ऐसे ही प्रश्नों का हम रिवीजन करेंगे जो सीधा एग्जाम में लड़े। तो भैया चलिए शुरू करते हैं, एक एक पॉइंट पर बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे रिवीजन में कि भाई साहब जो आपके आरोही खंड के हैं, आपके कविता है ना बच्चों, यहाँ पे इनके कवि कौन कौन से, जैसे आत्म परिचय के कवि हरिवंश राय बच्चन, एक गीत के कवि हरिवंश राय बच्चन, पतंग के आलोक धनवा, कविता के बहाने कुंवर नारायण, बात सीधी थी कुंवर नारायण, रघुवीर साह कैमरे में बंदा पाई, शमशेर बहादुर सिंह ऊषा, सूर्यकांत बादल राग के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कवितावली के तुलसीदास है ना, रुबैया का फिराक गोरखमुखी बच्चों, छोटा मेरा खेत उमाशंकर जोशी। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक नंबर ऑब्जेक्टिव फिक्स है बच्चों, एक नंबर ऑब्जेक्टिव फिक्स है। यहाँ से संदर्भ, जैसे अपन लोग संदर्भ लिखते हैं ना, एक पक्का है कि भाई संदर्भ प्रसंग व्याख्या आएगा। तो आप लोगों को कैसे लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोही के आत्म परिचय कविता से लिया गया, जिसके कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। जैसे बादल राग से आ जाएगा बच्चों, तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोही भाग की बादल राग कविता से लिया गया है, जिसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो पहले तो आपको इसको एक बार फटाफट नजर मिला लेना है, यदि आपने पढ़ा है फिर भी रिवीजन कर लेना है। इसके बाद पहुंचते हैं बच्चों यहाँ पर भक्तिन के लेखक महादेव वर्मा, बाजार दर्शन के जैनेन्द्र कुमार, काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती, पहलवान की ढुलक फणीश्वरनाथ रेणु, सीरीज के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब अम्बेडकर, मेरी कल्पना और आदर्श समाज भैया बाबा साहेब अम्बेडकर। यहाँ पर सिर्फ रिवीजन करेंगे बच्चों, ठीक है। और इससे क्वेश्चन पक्का है, भक्तिन महादेव वर्मा, बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार, काले मेघा पानी धर्मवीर भारती, पहलवान की ढुलक बच्चों आपका फणीश्वरनाथ रेणु, और सीरीज के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, और ये बच्चों आपका हो गया, ठीक है। एक बार आपका रिवीजन हो गया। अब चलते हैं अगले खंड पर। सबसे पहले बात करेंगे आत्म परिचय और एक दिन जल्दी जल्दी ढलता है में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बच्चों, ठीक है। पहला दूसरा प्रश्न आपको नहीं पढ़ना है, जो काम का प्रश्न रहेगा उसी को हम देखेंगे बच्चों। पहला प्रश्न इसको पढ़ना है, शीतल बाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। शीतल बाणी में आग के होने का अभिप्राय है कि कवि के बाणी में कोमलता और मधुरता है, किंतु हृदय में प्रेम संदर्भ में चलाने वाला अंतर्द्वंद के कारण प्रेम रहित संसार के प्रति असंतोष और विद्रोह की भावना है। अतः कवि अपनी शीतल बाणी से ही अपने मन की भड़ास को निकालकर लोगों में प्रेम की ज्वाला प्रदीप करता है। इस प्रकार विरोधाभास स्पष्ट दृष्टिगोचर है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन, शीतल बाणी में आग का अभिप्राय क्या है। शीतल बाणी मतलब वो बोलता है तो कोमलता से, प्रेम से बोलता है, लेकिन उसके अंदर की जो भड़ास है उन्हीं प्रेम वाले शब्दों में से निकलता है। यहाँ पर ये कवि है ना कहना चाहता है। महत्वपूर्ण जो प्रश्न है केवल उन्हीं का रिवीजन करेंगे बच्चों। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए इस चैप्टर के आप 5-6 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, ठीक है। यदि भाई साहब धोखे से दूसरा प्रश्न आ गया तो फिर आप उन्हीं का उतार देना, 3-4 लाइन, बस खत्म। अटेंड जरूर करना। शीतल बाणी में आग से कवि कहना क्या चाहता है कि भाई कवि के मन में क्या है, बाणी में कोमलता होगी, मधुरता होगी, लेकिन आज की जो दुनिया के संसार में जो असंतोष फैला है, इसके कारण उसके अंदर विद्रोह की भावना है, अंदर से जल रहा है, लेकिन फिर भी अपने शीतल बाणी ही उसके भड़ास को बाहर निकालता रहता है, ठीक है बच्चों। चलिए, बच्चे किस बात के लिए आशा के नीडों से झांक रहे होंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है। बच्चे जैसे उनके जो चिड़िया हैं, उनकी माता हैं, बच्चों के भोजन के लिए तलाश में निकल चुके हैं, है ना, और वो सूर्यास्त के पहले आने वाले थे। तो बच्चे अपने भोजन के लिए है ना जो नीडों से झांक रहे होंगे कि आशा और उम्मीद से कि हमारे माता यानी चिड़िया माता पिता की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमारे माता पिता कब आएंगे, भोजन लाएंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चे इस बात की आशा से नीडों से झांक रहे होंगे कि सुबह से भोजन की तलाश में निकले उनके माता पिता सूर्यास्त की बेला के अब वापस आ रहे होंगे, उनके लिए भोजन दाना लाएंगे। इस आशा में बच्चे नीडों से झांक रहे होंगे। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। फिर बच्चों, कविता में दिन जल्दी जल्दी ढलता है में क्या विशेषताएं हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता की आवृत्ति प्रकृति के क्रियाकलापों को सतत गतिशील होने का संकेत करती है, जिसका संबंध मानव जीवन से है। समय गतिशील है, दिन ढलने के साथ रात्रि का आगमन निश्चित है। मानव को अपने समस्त कार्य निश्चित समय अंतराल के संपन्न कर लेना चाहिए, जिस प्रकार से पथिक अपने लक्ष्य के लिए, पक्षी अपने बच्चों के लिए, है ना, नीडों से जाने की चंचलता, गतिशीलता दिखाई दी है। दिन का जल्दी जल्दी मानवीय हृदय का जोश, उत्साह, प्रेरणा का कार्य कर रहा है ना, जो कि कवि के लिए महत्वहीन है। देखो बच्चों,
कहना क्या चाहता है, दिन का जल्दी जल्दी ढलने का मतलब ये है कि हर दिन का एक निश्चित समयावधि है, वो चला जाएगा। मनुष्य को अपने काम समय पर कर लेना चाहिए। जिस तरीके से जो पक्षी है बच्चों के भोजन के लिए सुबह जाती हैं और शाम को पहले आ जाती हैं, पंथी जो है अपने रास्ते में जाने के लिए दिन भर चलता है और जल्दी जल्दी चलता है अपनी मंजिल को पाने के लिए, इसी तरीके के व्यक्ति के जीवन में समय जो गतिशील है ना, समय के साथ अपना काम पूरा कर लेना चाहिए। ये देखो बच्चों, संसार में कष्टों को सहते हुए खुशी और मस्ती का माहौल कैसा पैदा किया जा सकता है। देखो भाई साहब, सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य हर संबंध का निर्वाह करता है। संसार में अनगिनत कष्ट हैं, उसे जीवन के अनेक तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता है ना। सहना मानव का नियत और सुख दुख के समय के अनुसार आते जाते रहते हैं। मनुष्य को दुखों से परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुख के बिना सुख की सच्चाई की अनुभूति नहीं पाई जाती। उस कष्ट के बीच प्रेम और मस्ती की दीवानगी के सहारे खुशी में जिया जा सकता है। अतः मनुष्य को संतुलित और सकारात्मक दृष्टिकोण से अपनाकर जीवन का उल्लासपूर्ण बनाना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य के जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। हमेशा यदि जीवन जीना है बच्चों, तो उसमें है ना खुश रहकर जीना पड़ेगा। हमें ऐसे उम्मीद से जीना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में खुश आएगा, खुशी की घड़ी आएगी, क्योंकि हमारे जीवन में सुख दुख चलता रहता है। सुख आता है जाता है, समय के साथ बच्चों सुख भी आएगा दुख भी आएगा, तो ये समय समय में दोनों चीज़ चलती रहती है। तो हमें उस चीज़ को लेकर के है ना अपने आत्मा में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमेशा परेशान रहना। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था बच्चों, ठीक है। ठीक है, आत्म परिचय में हरिवंश राय बच्चे किस पक्षों को वर्णन करता है? चलिए इसको हम पढ़ेंगे नहीं बच्चों, इसको भी नहीं पढ़ेंगे। जग किन्हें पूछता है, इसको भी नहीं पढ़ेंगे। जो काम का बच्चों, ये दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता का क्या उद्देश्य है बच्चों? तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये चीज़ आपने पढ़ लिया ना, ये चीज़ यहाँ पर भी बताना है। सेम चीज़ें कि भाई समय के साथ जो है आपका जो दिन है वो धीरे धीरे खसकेगा। समय चलायमान है, गतिमान है। व्यक्ति को अपने जीवन में समय के साथ अपना काम कर लेना चाहिए, है ना। इससे महसूस, जैसे मान लीजिए पक्षी हैं, अपने भोजन के लिए, बच्चों के भोजन के लिए समय शाम होने से पहले वो लौट आती हैं। ऐसे ही अपने जीवन में समय के पहले काम कर लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यह गीत प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चे की निशा निमंत्रण से लिया गया है। यह कविता प्रेम के महत्व पर प्रकाश डालती है। कवि के अनुसार प्रेम के तरंग मनुष्य के जीवन में उत्साह, उमंग और भावना की लोर पैदा करता है। किसी प्रिय आलंबन के विषय में भावी साक्षात्कार, आश्वासन। देखो भाई, जिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसको आप इस वाले प्रश्न से इसका उत्तर लिख लो। इसमें थोड़ा और कठिन दिया है, तो इसको छोड़ो यार, अपनी भाषा में लिखना है। ठीक है। थकापंथी क्या सोचकर चलने लगता है? ये महत्वपूर्ण है बच्चों। थकापंथी ये सोचता है कि मंजिल जाना है और तेज तेज चलना भाई, कहीं रात ना हो जाए। उसके मन में डर है कि मंजिल से पहुंचने कहीं रात ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा पंथी क्या बच्चों, तेज तेज चलता है ना। चलिए कोई बात नहीं है, जल्दी जल्दी चलता है। चलिए अपन ऐसे शॉर्टकट में ही बात करेंगे, फिर इसके बाद पहुंच जाते हैं इसमें रिवीजन में बच्चों। तो बाकी इसका तो आप लोग पता है, हरिवंश राय बच्चन की श्रेष्ठ मधुशाला हो गया। बच्चन ग्रंथावली को कितने भागों में? 10 भागों में बांटा गया है। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, आपको बच्चों ये क्या हो जाएगा, प्यार की संदेश, तो प्यार लिए फिरता हूँ, है ना। आत्म परिचय निशा निमंत्रण से लिया गया है। बच्चन की प्रारंभिक रचनाएं बच्चों किसको माना जाता है? तो ये मध्ययुगीन फारसी कवि उमर खयाम का, है ना। बच्चे किस में होंगे? प्रत्याशा में होंगे। मस्ती का संदेश बच्चों, आप हरिवंश राय बच्चन को देख रहे होंगे। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किसका है बच्चों? तो ये है हरिवंश राय बच्चन का। कब जन्म हुआ? 1907 में हुआ था। बच्चन की विशेष गुण क्या है बच्चों? सहजता, संवेदनशीलता। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। साहित्य अकादमी किसे पुरस्कार मिला बच्चों? हरिवंश राय बच्चन जी को, है ना। इसके बाद बच्चों हरिवंश राय बच्चन जी को, ठीक। हेलमेट, जगजीता, मैकबेथ का अनुवाद किया है, किसने किया बच्चों? तो हरिवंश राय बच्चन ही है। कभी किसका भार ले फिरता बच्चों? तो जगजीवन का भार ले फिरता है। आगे चलते हैं पतंग। पतंग से क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे तेज बौछार भादों गया की बात प्रकृति में परिवर्तन कभी क्या देखता है बच्चों? अब इसको अपने मौसम के आधार पर इसको पढ़ सकते हो कि भाई सबसे तेज बौछारें गई, भादों गया, तो इससे क्या परिवर्तन देखने को मिलता है? घनघोर बारिश कि वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है और आसमान साफ चमकीला हो गया है। भाई बौछार चली गई है तो बारिश का दिन खत्म, बौछार समाप्त, है ना, चमकीला आसमान दिखता है। वर्षा की ऋतु की समाप्ति के साथ शरद ऋतु का आगमन होता है। जैसे बरसात खत्म हुआ, शरद ऋतु का आगमन होगा। शरद ऋतु के प्रातःकाल सूर्योदय मनमोहक, ललिता युक्त और खरगोश की लाल आंखों की जैसे सुंदर दिखाई पड़ती है बच्चों। ये खरगोश की लाल आंखों की तरह देखने को मिल जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि आसमान कैसे दिखाई देता है? खरगोश की लाल आंखों की तरह दिखाई देता है। प्रकृति के मौसम के परिवर्तन के साथ साथ मानव मस्तिष्क दिनचर्या और क्रियाकलाप में परिवर्तन होने लगता है। बच्चे साइकिल, ये आता है, बच्चे किससे आते हैं? तो साइकिल से आते हैं और पतंग उड़ाने लगते हैं। लोगों में उत्साह उमंग की संचार आ जाती है। मतलब वर्षा का ऋतु गया,
पानी जो गिरता था बच्चों बंद हो गया। पानी गिरने से आकाश चमकीला दिखाने लग गया। वर्षा की ऋतु समाप्त होते ही शरद ऋतु का आगमन होता है। शरद ऋतु के आगमन होने से सूर्य एकदम चमकीला मनमोहक दिखता है। खरगोश की लाल आंख जैसे दिखता है। प्रकृति का मौसम बिल्कुल परिवर्तनशील रहता है ना बच्चों। और बच्चे मनोहर साइकिल लेकर पतंग उड़ाने के लिए आ जाते हैं। लोगों में उत्साह हो जाता है। ये आपका पतंग का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका हो गया बच्चों, पहले ही क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, इसके बाद आगे हम बात करते हैं। इस प्रश्न को नहीं पढ़ना बच्चों, है ना। जन्म से ही हुए साथ लाते हैं कपास। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है कि बच्चे एकदम कोमल है, कपास भी कोमल है। जिस तरीके से बच्चे जन्म से ही आते हैं तो एकदम कोमलता भरा रहता है बच्चों, और कपास भी एकदम कोमल रहता है। इसीलिए माना जाता है कि जन्म से बच्चे क्या है, कपास लेकर आते हैं। देखो बच्चों, कपास से बच्चों का विशेष संबंध है। दोनों का प्रकृति समान है। कपास बहुत हल्की, मुलायम, गद्दी नुमा और चोट सहने के समर्थ में होते हैं। उसी तरीके से, है ना, मतलब उसे किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। ठीक उसी प्रकार बच्चों का शरीर हल्का मुलायम होता है। उन्हें हम जिस दिशा में प्रकृति में ढालना चाहें वो ढाल सकते हैं। चोट की चिंता के दूर बच्चे खतरनाक काम को अंजाम देने में पूर्ण मनोबल उत्साहित करते हैं। यदि चोट लग भी जाए तो उनका नजरअंदाज पुनः दौड़ने भागने के लिए आत्मप्रेरित हो जाते हैं। मतलब कपास एकदम मुलायम है ना, बहुत हल्का है, गद्दी नुमा है। जिधर चाहे, जिस आकार में चाहे उसको बना सकते हैं। ऐसे बच्चों का भी बच्चों जो प्रकृति बिल्कुल बहुत सिंपल है, नाजुक है, शरीर है, जिसका जिधर हम ढालना चाहे ढाल सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम यहाँ पर प्रश्न नहीं पढ़ेंगे। पतंग कविता का उद्देश्य आप लोग पढ़ लेना। खत्म कहानी। दुनिया में सबसे रंगीन और हल्की चीज़ आपका बच्चों, है ना, क्या है, तो पतंग है बच्चों, है ना। पतंग की पतली कमानी ये बच्चों बांस की जैसे होती है। बच्चे किस में बच्चों, छतों में, है। शरद ऋतु, भैया शरद ऋतु कब होगा बच्चों, पुलों को पार करनी हुई आई थी। बच्चे जन्म के साथ क्या लाते हैं, कपास लाते हैं। बच्चे दिशाओं को ढपली की तरह बजाते हैं, बिल्कुल सही है। सबसे तेज बौछार भादों में होता है, ये भी सही है। साइकिल लेकर चलाता हुआ शरद आया, ये भी सही है बच्चों। अभी आपने ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, है ना। पतंग कविता के रचयिता कुंवर नारायण है, ये असत्य है। आलोक धनवा बिहार के कवि हैं, सही है। चलो ठीक है, ये आपका रिवीजन हो गया। बात सीधी थी पर से, ठीक है बच्चों। इस बहाने में कविता सब घर एक कर देने से क्या माने, कोई बात नहीं, इसको नहीं पढ़ना है। उड़ने और खिलने में कविता का क्या संबंध है। उड़ने और खिलने में कविता का गहरा संबंध है। कविता में उड़ाने वाले वास्तव कवि की हृदय भावनाएं और मस्तिष्क की सोच विचार कल्पनाएं, अंतर्चेतना, आकांक्षाएं जो असीमित अपरिमित खिलना प्रकाश कर। देखो भैया, मैं अपने भाषा में समझाता हूँ कि जिस तरीके से पतंग जो है उड़ता है बच्चों, उड़ता है कि नहीं उड़ता है ना, उड़ता है कि नहीं उड़ता है, आप अपने मन में सोचो। इसी तरीके से कविता में कवि का जो है बच्चों मन जो है बिल्कुल चेतना की तरह उड़ता है, खिलखिलाता है, असीमित है। जब आप कविता लिख रहे हो बच्चों तो कविता को उड़ाने का वास्तव में हृदय में अपरिमित सीमाएं होती है ना। तो इसमें थोड़ा सा आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि कविता को जब लिखते हैं तो अंदर से संतृप्त मिलता है, ऊर्जा मिलता है ना। कविता के बहाने चल रहा है ना बात, इसलिए तो कविता के बारे में बात कर रहे हैं। तो कविता उड़ने और खिलने, यानी कविता में गहरा संबंध है कि भाई उड़ना खिलने का मतलब यही होता है कि आप उसको जितना अच्छे भाषा में पिरो दोगे, जितना अच्छे तरीके से अपनी सोच को रख दोगे, जितना विचार, जितना कल्पना, जितना आप उसको रखोगे बच्चों, उतना ही उस पुष्प की तरह खिलता हुआ दिखाई देगा, है ना, पुष्प की तरह खिलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि सुपर फास्ट है, ये वाला महत्वपूर्ण नहीं है। ये वाला देखो बच्चों, भाषा को सहूलियत बरतने से अभिप्राय क्या है। भाषा को सहूलियत बरतने से मतलब अभिप्राय कि जैसे मान लीजिए कविता को कोई लिखता है तो भाषा को इतना बनावट कर देता है, इतना व्यवहारिक शब्दावली का प्रयोग करने लग जाता है कि और वो भाषा थोड़ा सा कठिन हो जाता है। देखो, भाषा को सहूलियत बरतने का अभिप्राय है कि स्वयं को उत्कृष्ट और श्रेष्ठ साबित करने के लिए बनावटी, मुहावरेदार, कठिन शब्दावली महिमा मंडित तरीके से वाचन न करते हुए जनमानस अनुरूप सहज सरल व्यवहारिक शब्दावलियों का प्रयोग कर सभी को समझने योग्य वाचन करें। भाषा को सहूलियत बरतने मतलब जब भी आप लिखें किसी चीज को तो बहुत ज्यादा बड़े क्लिष्ट भाषा का प्रयोग ना करें, बल्कि लोगों को समझते हुए, लोगों को ध्यान में रखते हुए उनके आधार पर व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग करें। ये चीज बोला गया है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है। बात की चूड़ी मर जाना, है ना। चलो, बात की चूड़ी मर जाना, इसमें क्या आ गया है, मुहावरों को मिलाकर लिखना। अरे यार, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक, चलिए ये वाला भी चैप्टर खत्म हमारा, है ना। कुछ ही चीजें पढ़ना बच्चों, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। कविता एक क्या है बच्चों, कविता एक उड़ान है। आकारों का आसपास क्या है, एक कहानी संग्रह है। कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था, तो 1927 में हुआ था। कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, है ना। कविता एक बच्चों फूलों, है ना। कविता एक खिलौना है फूलों के बहाने। बात सीधी थी पर कुंवर नारायण की रचना है, सही है। चक्रव्यूह की कवि गर्जिया कुमार है, गलत है, क्वेश्चन नहीं आएगा। कविता के पंख लगा उड़ने माने चिड़िया क्या जाने, ये सही है, ये आ सकता है। कुंवर नारायण की बात सीधी थी, भाषा सहजता देखने में, बिल्कुल सही है। कवि के हार कर बात कील की तरह ठोंक दी, ये भी सत्य है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है,
ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन काम का है भाई वही हम पढ़ेंगे, आगे चलेंगे। ये आपका कैमरे में बंद अपाहिज है, ये कैमरे के सामने अपाहिज को लाया जाता है, उसके बारे में वर्णन किया गया बच्चों। ठीक है, तो इसमें आप लोग समझो कि कैमरे के सामने एक अपाहिज को लाया जाता है, अपाहिज से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि वो सामने से बिल्कुल क्लिष्ट हो जाए, अंदर से भावुक हो जाए, रौद्र अवस्था में आ जाए, दुख लगे कैमरे में, उसके सामने उसकी आंखें फूल हो जाएं ताकि उसको हम लोगों के सामने दिखा सकें, दर्शकों को भी हम रुला सकें, और भाई जिससे कैमरे के सामने दर्शकों के सामने वो रोने से हमारे जो लोकप्रियता है, हमारे चैनल का जो लोकप्रियता है, संस्था का जो लोकप्रियता वो बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए इसको मैंने थोड़ा बहुत आपको समझाया, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन जो है बढ़िया सा क्वेश्चन बच्चों देखने को मिलता नहीं है ना, उतना बढ़िया क्वेश्चन इसमें देखने को मिलता है। बाकी आप देख लो, कैमरे में बंद अपाहिज करुणक मुखौटे छिपी क्रूरता की कविता का विचार कीजिए। मतलब कैमरे में बंद अपाहिज करुणक मुखौटे छिपी क्रूरता की कविता, ये निस्संदेह सत्य की पत्रकारिता जगत में, अरे भाई आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लिष्ट भाषा में दिया गया है, लेकिन यदि इसका क्वेश्चन बन जाए है ना कि भाई अपाहिज से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लिख दोगे कि अपाहिज से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि वो अपाहिजपन का कारण बताए, जिससे वो दुखी हो जाता है, अंदर से भावुक हो जाता है, और जब अंदर से भावुक हो जाता है तो उसके चेहरा में उदासी आ जाती है, और जो संवाददाता होते हैं वो सोचते हैं कि ये रोने लग जाए, जिससे हम उसकी फूली हुई आंखों को हम दर्शकों तक दिखा सकें, और दर्शकों को दिखाएंगे तो उनका TRP बढ़ेगा, सीधा सा। ठीक है बच्चों, ये चीज़ें हैं, इस बारे में यही वर्णन किया गया है, तो इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना बच्चों। किसी कोई प्रॉब्लम? बाकी बच्चों आगे दूसरे तार सप्तक के कवि हैं रघुवीर सहाय का जन्म दिसंबर में हुआ था। कब? 1929 में, ठीक, लखनऊ में हुआ था। फिर बच्चों ये वाला प्रश्न उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे शक्तिवान है, कैसे हम शक्तिवान है, सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगा, ये अपाहिज हो जाएगा। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, ये सत्य है ना भाई, उनका विचार है, कवि का विचार है। ठीक है, रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया, बिल्कुल सत्य है। सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध काव्य संकलन है, ये भी सत्य है। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली आंखी की एक छोटी तस्वीर, ये आपका बच्चों असत्य बोला है ना। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली आंख की एक छोटी तस्वीर, इस कविता में शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करती पाठ लिखा गया है, ये बिल्कुल सत्य है बच्चों, है ना, क्योंकि अपाहिज को लाएंगे उसके रुद्र भाव को दिखाएंगे। इसके बाद बच्चों आगे चलते हैं, ये देखो ये वाला, सूर्योदय से पहले आकाश में क्या क्या परिवर्तन होता है, उषा कविता के आधार पर बताइए। सूर्योदय से पहले आकाश में रंग बिरंगे जैसा शंख जैसा नीला था, उसके बाद आकाश राख से लिपे चौके जैसा हो गया, सुबह की नमी के कारण वह गीला प्रतीत होता है, सूर्य की प्रारंभिक किरणों पर आकाश ऐसा लगता है जैसे कि मानो काली सिल पर थोड़ी सी लाल केसर डालकर धो दिया हो, यह है। फिर काली स्लेट पर लाल खड़िया मिट्टी पर मल दी गई है हो। सूर्योदय के समय सूर्य का प्रतिबिंब ऐसा लगता है जैसे नीले स्वच्छ जल के लिए गोरी युवती का प्रतिबिंब झिलमिला उठा हो। अब देखो बच्चों, इसमें कहने का तात्पर्य ये हुआ कि भाई साहब सूर्योदय के पहले एकदम शंख जैसा नीला दिखाई देता है। सूर्योदय कैसे दिखाई देता है? शंख जैसा नीला दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि राख से लीपा हुआ चौका, यानी जो आपका आंगन होता है, तो राख से लीपा हुआ जो आंगन है, ऐसे सूर्योदय के समय शंख जैसे नीला और लीपे चौके जैसा दिखाई देता है। जैसे ही नमी के कारण वह गीला प्रतीत होता है, लेकिन जैसे ही प्रारंभिक किरणें पड़ती है तो ऐसा लगता है कि मानो सिल पर थोड़ी सी लाल केसर डाल दी, मतलब पत्थर पर एक लाल केसर डाल देते हैं, ऐसा लगने लग जाता है। और काली स्लेट पर लाल खड़िया की जैसे खड़िया जैसे मल दी गई हो, मिट्टी की खड़िया है ना, खड़िया मिट्टी मल दी गई हो, ऐसा दिखने लग जाता है। कहने का मतलब जैसे लालिमा सूर्य प्रकाश पड़ती है तो ऐसा लगता है कि सिल पर बच्चों केसर की है ना खड़िया मिट्टी से रंग दी गई हो। सूर्योदय के समय सूर्य का प्रतिबिंब ऐसा लगता है जैसे नीले स्वच्छ जल में किसी गोरी युवती का प्रतिबिंब झिलमिला रहा है। गोरी युवती का मतलब सुंदरता है ना, सुंदरता बच्चों, कोई बात नहीं है, चलो यार बन जाएगा। उषा कविता में भोर के नभ की तुलना किससे की गई है? भोर के नभ की तुलना किससे गई? सूर्य से की गई हो। किससे? उषा कविता में प्रातःकाल नभ की तुलना राख के लीपे गए चौके से की गई है। ला भैया ला, राख से लीपे गए गीले चौके से की गई है। इस समय आकाश नम एवं धुंधला होता है, इसका रंग राख के लीपे चूल्हे जैसा मटमैला होता है। जिस प्रकार चूल्हा चौका सूख कर साफ हो जाता है, उसी प्रकार कुछ देर से आकाश भी मतलब एकदम स्वच्छ हो जाता है बच्चों। ठीक है, ये प्रश्न आपको पढ़ लेना है। इसके बाद बच्चों शमशेर बहादुर सिंह तार सप्तक के महत्वपूर्ण कवि थे।
तो दूसरे तार सप्तक के ये भी प्रश्न पढ़ो आप लोग। कविता के आधार पर जादू का टूटना, जादू को स्पष्ट मतलब उस जादू को स्पष्ट कीजिए जो सूर्योदय के साथ टूट जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ है बच्चों की सूर्योदय के पहले है ना आकाश नम दिखाई देता है, शीतल दिखाई देता है, ऐसा लग रहा हो जैसे है ना शंख का नीला रंग है और जैसे आंगन लिपा पोता होता है बच्चों, है ना। उसके आधार पर वो बिल्कुल स्वच्छ दिखता है, लेकिन जैसे सूर्य की किरणें पड़ती है तो धीरे धीरे जादू टूटने लग जाता है और जो आकाश में बच्चों प्रकाश पड़ने से बिल्कुल वो जैसे सिल पत्थर पर लाल केसर डाल दी उस तरीके से वो दिखने लग जाता है और धीरे धीरे जो वो सुंदरता है वो हटने लग जाता है। फिर ऐसे लगता है बिल्कुल एकदम जैसे स्वच्छ जल से कोई युवती निकल रही हो, उसके आधार पर वो दिखने लग जाता है। इस तरीके से जादू का जो सूर्योदय से जादू का है ना हटना प्रारंभ हो जाता है बच्चों। चलिए इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें आप लोग ऑब्जेक्टिव उषा का जादू टूटता है सूर्योदय के बाद। नीला शंख में बच्चों कौन सा अलंकार है, तो इसमें श्लेष अलंकार है। उषा का तात्पर्य है, उषा का तात्पर्य किससे है, सूर्योदय के ठीक पहले का समय। उषा का जादू ये हो गया। झिलमिल हिंदी में अलंकार, अरे भैया काम का नहीं है। कवि ने स्लेट पर क्या मलने की बात कही है, लाल खड़िया मलने की बात कही है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं। बादल राग तक पहुंच चुके हैं बच्चों, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण है वो चीज़ अपन देख लेते हैं। विप्लव का वीर, विप्लव का वीर कहीं पे है क्या, इस पेज में नहीं पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों देख लो। ठीक है, बादल राग कविता विप्लव के वीर किसे कहा गया, ये क्वेश्चन। बादल राग कविता में विप्लव के वीर बादल को कहा गया है। वो बादल घनघोर वर्षा करता हो, बिजलियां गिराता है, इसमें सारा जन जीवन अस्त व्यस्त रहता है। बादल क्रांति का प्रतीक, क्रांति के आने से बुराई रूप में कीचड़ जो समाप्त हो जाता है, आम व्यक्ति में जीने योग्य बातें मिल जाती है। ऐसे क्वेश्चन में भाई रिवीजन भी करा चुका हूँ, पहले भी करा चुका हूँ बच्चों। ठीक है, बादल राग कविता में ये नहीं कह रहे हैं कि बादल राग की श्रेष्ठ बुराइयों को जैसे दूर किया जाता है। जैसे बादल आता है ना बच्चों, तो बादल आने से बारिश होता है, बारिश होता है तो कीचड़ धुल जाते हैं। इसी तरीके से मानव संसार में ये कि बादल के साथ तुलना किया गया है कि जीवन में अच्छाई आता है तो भाई बुराई धुल जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक पढ़ लेना बच्चों। चलिए इतना पढ़ लिए ना, तो अब इधर का आप लोगों है ना, इधर का भाई अथवा में आएगा है ना। यदि आपने आधा पढ़ लिया तो आधा अथवा में ही आना है। बाकी ऑब्जेक्टिव मैंने कराया, ऑब्जेक्टिव आप लोग पढ़ लेना। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों अपन यहाँ से बच्चों कि जो आपका गद्यांश है यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। जैसे ये वाला चैप्टर तो बहुत बढ़िया है। भक्तिन के आ जाने से महादेवी कैसे देहाती हो गई। भक्तिन के आ जाने से भाई भक्तिन जो है गांव की रीति रिवाज के आधार पर रहती थी, गांव के रीति रिवाज के आधार पर खाना खिलाती थी। उसी तरीके से जिस तरीके से गाँव में भुट्टे हैं, मट्ठा है, दलिया ये सब होता था, बना करके महादेवी को खिलाती थी। इसलिए महादेवी वर्मा भी है ना गाँव के आधार पर, परंपरा के आधार पर जीने लग गई और देहाती हो गई बच्चों। ठीक है, यहाँ पे पूरा प्रेम व्यवहार वर्णन किया गया है भक्तिन और उसके बीच, तो आपको इसमें ज़्यादा परेशान होना नहीं है। भक्तिन के पाठ पर आधारित चरित्र चित्रण बताओ बच्चों। तो भक्तिन जो है बिल्कुल साधारण व्यक्ति थी, कर्मठ भी थी, सच्ची सेविका भी थी, संघर्षशील महिला थी, धार्मिक प्रवृत्ति। तो ये भक्तिन का जो क्वेश्चन है बच्चों, भक्तिन कैसे आप पढ़ लेना। साधारण व्यक्तित्व का मतलब है कि भाई वो एकदम साधारण कद में छोटी थी और साधारण जीवन जिंदगी जीती थी। वो बहुत ऊँटे मतलब शहर में जाने के बाद भी वो बहुत ऊंच नीच पर मतलब एक प्रकार से अपने जीवन को उत्कृष्ट दिखाने की कोशिश नहीं की, है ना भाई। वो छोटी थी, शरीर कैसा था, दुबला पतला था, ऊँट पतले थे, आंखें छोटी थी। क्वेश्चन कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि भक्तिन की ऊँट कैसे थे, तो पतले थे बच्चों। कद कैसा था, छोटा था। शरीर कैसा, दुबला पतला था। कर्मठ था, मतलब अपने कर्तव्य से बहुत ही वो है ना बच्चों अपने ससुराल में काम करती थी। ससुराल के बाद वो जाकर के भक्तिन के घर में पूरा कर्मठता से काम करती थी। संघर्षशील महिला थी। संघर्षशील महिला का मतलब वो अपने जीवन में आ रही हुई कठिनाइयों को लड़ना जानती थी, है ना। कभी भी विषमता में वो अपने जीवन में जो लक्ष्य है उसको छोड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि उस पर मेहनत की और आगे बढ़ी बच्चों। सच्ची सेविका, है ना। धार्मिक प्रवृत्ति, धार्मिक प्रवृत्ति का मतलब उसे शास्त्र का ज्ञान था। शास्त्र के ज्ञान के साथ साथ अपने जीवन में डेली प्राणायाम करना, भगवान है ना के नियम जो पूजा करना, धार्मिक नियमों का पालन करना, ये सब उसके अंदर था बच्चों। भक्तिन लेखिका के बीच कैसा संबंध था।
बहुत ही अच्छा है। भक्तिन सेविका थी और लेखिका स्वामी थे, मतलब उनके बीच सेवक और स्वामी का संबंध था। परंतु व्यवहार में नहीं लगता था कि महादेवी उसकी कुछ आदतों से परेशानी थी, जिसकी वजह से वह अदा कदा उसे घर चले जाने कह देती थी। इस आदेश से वह हंसकर टाल देती थी। दूसरी, वह नौकरानी कम, जीवन में धूप छांव अधिक थी। वह लेखिका की छाया बनकर घूमती थी। वह आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब व आम की तरह पृथक अस्तित्व रखती थी। हर सुख दुख में लेखिका का साथ देती थी। कहने का मतलब बच्चों की भक्ति जो थी एक परछाई की तरह काम करती थी। वो सेवक और स्वामी का संबंध नहीं मानती थी। भले ही लेखिका उसे डांट देती थी, लेकिन वो कभी भी दुखी नहीं होती थी, बल्कि उसे हंस करके टाल देती थी और उसके साथ हमेशा एक परछाई के समान रह करके, अब जैसे मतलब एक बेटी होती है बच्चों, उस तरीके से रह करके उसके जीवन में हमने हमेशा अच्छे मार्ग पर अग्रसित हुई है और उसके साथ रह करके उसकी सेवा की है बच्चों। इसलिए हमेशा लेखिका उससे सुख रहती, मतलब कभी कभी दुखी माँ की कुछ नहीं होता बच्चों। ठीक है, अरे भाई कहा बता रहे भाई, ये 2 क्वेश्चन पढ़ लिए ना, अब इसमें से लेखिका के बारे में आएगा, बस भक्तिन के आधार पर आप क्वेश्चन सॉल्व देना। ठीक है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आता यार बाबू, है ना, परेशान नहीं होना। भक्तिन महादेवी वर्मा के नामों में क्या विरोधाभास है? भक्तिन का असली नाम लक्ष्मी था। ठीक है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया, भक्तिन का असली नाम क्या था बच्चों? लक्ष्मी था, परंतु ये वास्तविक बहुत गरीब थी। लक्ष्मी नाम था, लेकिन भाई वो गरीबी के अंदर झेली है। महादेवी नाम में भी महानता और महिमा का भाव है, जबकि वो स्वयं बिल्कुल सामान्य नारी मानती है। इस प्रकार दोनों के नाम में विरोधाभासी है, मतलब नाम तो दोनों का अलग है लेकिन अर्थ अलग अलग हो रहा है। देखो, भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी है, लेकिन वो गरीबी में जी है ना, गरीबी उसके पास बहुत था, इसलिए लक्ष्मी नाम रहने से कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना, नाम के अनुरूप उसकी गरीबी है। और महादेवी वर्मा मतलब महिमा महानता, लेकिन बिल्कुल एक सामान्य नारी है, तो भाई महान नारी के रूप में वो नहीं है। इसलिए नाम और गुण में दोनों में उनके साथ जो जीवन में घटा है घटना, वो दोनों एक दूसरे के विपरीत है बच्चों। ठीक है, महादेवी वर्मा ने स्वयं व भक्तिन के बीच किस प्रकार संबंध नकारा है? उन्होंने स्वयं में सेवक और स्वामी का संबंध नकारा है। उन्होंने बोले ना भैया, ना 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 ना, सेवक और स्वामी नहीं, हमारे वो सेवक नहीं है, हम उसके स्वामी नहीं है, क्योंकि वह भक्तिन से असंतुष्ट होने पर उसे सेवा से हटा नहीं सकती और भक्तिन भी उसे छोड़ नहीं सकती। मतलब उसके बीच इतना गहरा संबंध है कि यदि थोड़ा सा भी नाराज हो, उसको हटाना चाहे तो हम हंस के टाल देती है, वो हटना नहीं चाहती। हम चाहे भी हटा दें तो हम हटा नहीं सकते, और वो चाहे वो हट जाए फिर भी वो हटेगी नहीं। समझ रहे हो बच्चों? समझ में आई बात? आई बात, गई बात समझ में? ठीक है, भक्तिन के बारे में आएगा तो बन जाएगा ना। चलो ठीक सर। महादेवी वर्मा कैसे हैं? छायावाद के कवि हैं, है ना। महादेवी वर्मा का प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुआ। रश्मि निहार नीरजा, ये कैसा बच्चों? काव्य संकलन है। ये भक्तिन महादेवी क्यों प्रसिद्ध है? ये संस्मरण रेखा चित्र के कारण। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ। कब हुआ सर? 1907 तो सब में है, तो सर इसका 26 मार्च 1907। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। ठीक है, चलिए। महादेवी वर्मा की प्रारंभिक कविताओं की भाषा कैसी थी बच्चों? तो आपका ब्रज भाषा है। ठीक है, इसके बाद भक्तिन की वेशभूषा कैसी है? तो ये गृहस्थ एवं बैरागी है, जो काम का पूरा हम नहीं पढ़ते रहेंगे। बाजार का जादू चढ़ने उतरने का मतलब क्या है? बाजार का जादू चढ़ना मतलब भाई जरूरत लगने पर उस वस्तु को खरीद लें, इसका मतलब आकर्षण है ना, सुंदरता है, तो वहाँ पे आपका जादू चढ़ा हुआ है ना। देखो, जादू चढ़ने पर बाजार का जादू चढ़ना, व्यक्ति के बाजार में हर वस्तु के काम की जरूरत लगने लगना, मतलब हर वस्तु जब हमें काम की चीज़ें लगने लग जाती है बच्चों, तो जादू चढ़ने के बराबर हो जाता है और हम बिना काम के भी सामान को खरीद लेते हैं, है ना। और हमारे जेब से मनी बैग खाली नहीं, पॉकेट खाली। उतरना का मतलब जब हम किसी सामान को खरीद लेते हैं और हमें एहसास होता है कि ये हमारे काम का नहीं है, बिना मतलब का हम इसको सामान खरीद लाए हैं, ठीक है, और हमें अफसोस होता है, तब वहाँ पे होता है बाजार के जादू का उतरना। ठीक है, जादू चढ़ना मतलब बिना मन के आकर्षक चीज़ों को देखकर खरीद लें और हमारा मनी बैग खाली हो जाए, हमारे मन में एकदम केवल और केवल लालच के कारण चीज़ों को खरीदा जाए, तो आपका जादू चढ़ना कहलाता है। लेकिन जब बच्चों जादू उतरना मतलब जब हम उस चीज़ का अफसोस करें, हमारे अंदर अफसोस हो कि हम ऐसा ना किए होते, तब वहाँ पे बच्चों आपका जादू उतरना कहलाता है। ठीक है, इसका समझ में आया। बाजारूपन का मतलब क्या है बच्चों? खाली मानो जब जेब बाजार जाने वाले लोग जिन्हें नहीं मालूम होता कि ज़रूरत क्या है और उसे खरीदना क्या है, ऐसे लोग अपने परचेसिंग पावर को गर्व से गैर जरूरी वस्तु को सामान बाजार से खरीद लाते हैं, यही है बाजारूपन है। इसे बाजार की कपट बढ़ती, एक हानि दूसरे को लाभ होता है, निष्कपट शिकार हो जाता है और सद्भाव का भावना खत्म हो जाता है। भाई भाई के पड़ोसी के बीच ग्राहक और बेचक के संबंध जाती है, यही बाजारूपन है। कहने का तात्पर्य ये हुआ, बाजारूपन का मतलब ये है कि बिना आवश्यक चीज़ों को खरीद लेना। जब आप खाली मन में और जेब भरा हो
और बाजार जाते हैं तो सुंदर चीज़ों को देखते हैं, आपके मन में आकर्षक आता है, आपके मन में लालच बढ़ता है, आपके मन में ऐसा लगता है कि इस चीज़ को खरीद लें और आप खरीद लेते हो, बिना काम के भी उस चीज़ को खरीद लेते हो, लेकिन बाद में जाकर के आप उसी को पछतावा करते हो। तो भाई ये जो आकर्षक चीज़ें हो तो एक प्रकार से कपट की चीज़ें है ना, क्योंकि आकर्षक है लेकिन किसी काम का नहीं है तो वो कपट ही है। तो एक लोग तो फायदा हो रहा है, जो बेच रहा हो तो फायदा हो रहा है, लेकिन जो खरीद रहा है उसको तो फायदा नहीं हो रहा बच्चों। तो ये चीज़ हो जाता है, बाजारूपन का तात्पर्य यही है। ठीक है, कि मतलब बिना आवश्यक चीज़ों के परचेज, भाई आप बाजार जाते हो, मन खाली है, जेब भरा हुआ है, तो आपको कोई चीज़ अच्छा लगा उसे आप खरीद लेते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं, जिसका कोई उपयोग नहीं है ना। बाजारूपन का वादी बढ़ता है इससे, है ना। एक बाजार हाट में एक को फायदा होता है, एक को नुकसान होता है, यही सब बाजारूबाद का यही है बच्चों, बाजारूपन, है ना। चलिए आगे देखते हैं बाजार की सार्थकता, ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी बाजार दर्शन में यही निष्कर्ष निकलता है कि हमें कब बाजार जाना चाहिए, जब मन खाली ना हो, हमारे पास भाई पैसे हो और आवश्यक चीज़ों को ही खरीदना हो तभी जाना चाहिए। यहाँ वैसे मेरे को लगता नहीं कोई काम का चीज़ है। बाजार का जादू, उसके चढ़ने उतरने पर मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो भाई, बाजार की तड़क भड़क और वस्तुओं का रूप सौंदर्य में जब ग्राहक खरीदारी करने मजबूर हो जाता है तो बाजार का जादू कहते हैं। और बाजार का जादू जब सिर पर चढ़ता है तो जब मन खाली हो तो मन में निश्चित भाव न होने के कारण ग्राहक हर दूसरी वस्तु को अच्छा समझता है और अधिक आराम और शान के लिए गैर जरूरी चीज़ों को खरीदता है। इस तरीके से वह जादू की गिरफ्त में आ जाता है। वस्तु खरीदने के बाद उसे पता चलता है कि यह आराम मदद नहीं करती बल्कि खलल उत्पन्न करती है, यह झुंझलाता परंतु उसके स्वाभिमान को सेंक मिल जाती है। अब इसको अपनी भाषा में कैसे लिखोगे। देखो, बाजार का जादू का मतलब ये होता है कि बच्चों, जब कोई व्यक्ति बाजार जाता है, उसका मन खाली रहता है, आकर्षक चीज़ों को देखता है, तड़क भड़क चीज़ों को देखता है, तो ग्राहक आसानी से वस्तु को खरीद लेता है, जिसे हम बाजार का जादू कहते हैं। और बाजार का जादू सिर पर चढ़ना मतलब जब मन खाली है ना, और जिसका बिना उपयोगी वस्तु को अपने आप में उपयोगी समझ करके उसे खरीद लेता है बच्चों, तो ये आपका सिर पर चढ़ना कहलाता है। ठीक है, और इस तरीके से बाजार का जो जादू है गिरफ्त में आ जाता है और वस्तु खरीदने से पता चलता है कि ये जीवन में उपयोगी नहीं है बल्कि हमारे जीवन में ही खलल उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न देखो बच्चों, बाजार दर्शन पाठ के आधार पर पैसे की व्यंग शक्ति कथन पर बताइए। ठीक है, पैसे में व्यंग शक्ति है। पैदल व्यक्ति के पास धूल उड़ाती मोटरसाइकिल चली जाए तो व्यक्ति परेशान हो उठता है, वह अपने जन्म तक कोसता है कि परंतु यह व्यंग चूरन वाले व्यक्ति पर कोई असर नहीं करता। लेखक ऐसे बल के विषय में कहता है कि यह कुछ अपर जाति का तत्व है। कुछ लोग इसे आत्मिक, धार्मिक और नैतिक कहते हैं, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। चलो खत्म, खलास। अरे भाई हाँ, ये प्रश्न पढ़ो यार। खाली मन तथा भरी जेब से लेखक का क्या अर्थ है। खाली मन मतलब आपके मन में कोई तथ्यात्मक चीज़ों को खरीदने का इच्छा ना हो, है ना, मतलब आपके मन में कोई विचार ना हो कि हम ये चीज़ खरीदेंगे। और भरी जेब, पैसा आपके पास हो, यानी जब आप बाजार जाते हैं तो आपके मन में कोई उद्देश्य नहीं है किसी चीज़ को खरीदने के लिए और आपके जेब में पैसे हैं, तो इस कारण से वहाँ की चीज़ें आकर्षक लगती है, क्योंकि हमारे मन में इच्छा ही नहीं है। आप ही बताओ, जब आप बाजार जाओगे और आपको कुछ पता नहीं क्या खरीदना है तो कुछ भी चीज़ पसंद आए तो खरीद लोगे, लेकिन जब बाजार जाओगे तो पता है कि भैया हमें 1 किलो टमाटर लेना है, 2 किलो भाटर लेना है, 1 किलो आलू लेना है और 1 किलो लहसुन लेना है, प्याज लेना है, तो वही चीज़ खरीदोगे। टी शर्ट की दुकान में नहीं घुसोगे और पता चला 500 का नोट मिला, एक टी शर्ट दिखा, अच्छा अरे भाई चलो टी शर्ट ले लेते हैं, बाद में पता चला बाद में वो होता ही नहीं है, छोटा हो रहा है। तो ये चीज़ें होती है कि सुंदर देखने के चक्कर में जब मन खाली रहता है, पैसे जेब में भरे रहते हैं, है ना, कोई विचार नहीं रहता, तो हम बाजारूपन का सपोर्ट करते हैं बच्चों, बाजारवाद को बढ़ावा देते हैं। इसको भी आगे तैयार कर लेना बच्चों। और फिर ये जेब के भरे होने पर मन खाली ना होने पर मन की क्या दशा होती है। जेब के भरे होने और मन खाली होने पर मनुष्य किसी को भी नहीं मानता, वह चाहता है कि यह भी ले लूँ, वह भी ले लूँ। आवश्यक और आरामदायक मालूम होने के कारण वह उसको निमंत्रण देता, वो चीज़ लेते रहता है। ठीक है, बाकी इस प्रश्न को आप लोग पढ़ लेना। जैनेन्द्र कुमार कैसे थे बच्चों, एक मनोवैज्ञानिक कथाकार हैं। ठीक है, परख सुनीता त्यागपत कल्याणी, ये क्या बच्चों आपका उपन्यास है। जैनेन्द्र की भाषा 2 रूप में दिखाई देती है। बाजार दर्शन जैनेन्द्र का एक महत्वपूर्ण निबंध है बच्चों, बाजार दर्शन निबंध है। बाजार दर्शन क्या है, निबंध है। बाजार में कब जाना चाहिए, जब मन खाली ना हो, जब मन खाली ना हो। बाकी भाई इधर का देख लो, किसकी गर्मी बाजारवाद को बढ़ावा देता बच्चों, पैसे। यदि अधिक पैसे हैं तो बाजारवाद को बढ़ावा देगा। परचेसिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति, ये भी आपका सही है। तो जो काम है, काम का है, उसी चीज को अपन पढ़ते हैं बच्चों। आगे देखो, ये मेढक मंडली वाले चैप्टर से क्वेश्चन आता है, पक्का इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा।
मेढक मंडली से एक क्वेश्चन फिक्स है, पहलवान की ढोलक से। मतलब ये दोनों चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है ना। ये वाला चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जादू, बाजार का जादू वाला से, है ना। तो भाई एक क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेगा, ठीक है। इंदर सेना, मेढक मंडली, ठीक है। जीजी ने इंदर सेना पर पानी फेंके जाने से किस तरह ठहराया, ये वाला क्वेश्चन पढ़ लो। ये भी थोड़ा सा देख लो। गांव ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली किस नाम में दिया? भाई गांव के लड़कों को मेढक मंडली क्यों देते हैं? क्योंकि छोटे छोटे बच्चे बिना कपड़े के उछल कूद करते हैं, घूमते रहते हैं और कीचड़ फैलाते हैं, जिस तरीके से मेढक कीचड़ फैलाते हैं, इसलिए उन्हें मेढक मंडली कहा गया। टोली अपने आप को इंद्र सेना इसलिए कहती है कि जब बारिश नहीं होती है तो इंद्रदेव से पानी मांगते हैं और पानी भैया काले बादल को बुलाते हैं और गंगा भैया की जय बोलते हैं, इसलिए अपने आप को इंद्र सेना कहते हैं। देखो बढ़िया क्वेश्चन है यार, मजा आ रहा कि नहीं आ रहा बताओ भाई? थम्स अप कर दो, लाइक कर दो यार बाबू जी। अभी कितने बज रहे हैं? अभी तो 11 बज रहे हैं यार। अभी हमको बहुत लंबा काम करना है, ठीक है। अभी 11:16, जब हम वीडियो बना रहे हैं तब की बात कर रहे हैं, सो नहीं जाते हैं। आप लोग सोचते होंगे कि सर अरे भैया आपसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है। लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली क्यों कहा है? क्योंकि वो छोटे छोटे रहते हैं तो बिना कपड़े के घूमते रहते हैं, उछल कूद करते हैं, कीचड़ में खेलते हैं, कूदते हैं, पूरा पानी गिरने से कीचड़ मचाते हैं, है ना बच्चों। मेढक की तरह उछल कूद करते हैं, चिढ़ाते हैं कीचड़ में, है ना। तो लोगों ने उसे मेढक मंडली कह दिया। टोली अपने आप को इंद्र सेना इसलिए कहती है क्योंकि वर्षा के देवता इंद्रदेव और ये टोली स्वयं इंद्र देवता के दूत मानकर लोगों से पानी मांगकर काले बादलों को बुलाने के लिए गंगा मैया की जय जयकार बोलते हैं और बोलते हैं काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, गुहार लगाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ आपको पता हो गया। जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने किस तरीके से सही ठहराया? जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने पर सही ठहराते हुए तर्क दिए कि ईश्वर से कुछ पाना चाहते हैं तो उन्हें चढ़ावा करना पड़ता है। हम इंद्रदेव को पानी अर्घ देते हैं। भाई उनका कहना यह था कि जैसे हम किसी चीज़ से कुछ पाना चाहते हैं, किसी चीज़ से कुछ काम निकालना चाहते हैं तो पहले उसकी पूजा करें, अर्चना करें। तो जैसे इंद्र सेना से हमें भगवान इंद्रदेव से पानी मंगाना है तो भाई हम पानी फेंक रहे हैं कि पहले हम आपको देंगे फिर आप उधर से पानी देना। त्याग और दान का फल श्रेष्ठ होता है। पहले हम त्याग कर रहे हैं पानी का, बाद में हमारा वो उल्टा वापस आएगा। इसलिए हमें जिस वस्तु की जरूरत है उस वस्तु को पहले जरूरतमंद को दान करके दुगना चौगुना फल मिलता है। जीजी ने ईश्वर इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने किस तरह के ठहराया कि इंद्र सेना पर पानी इसलिए ठहराया कि इंद्र सेना पर हमने पानी फेंका है तो इसका मतलब नहीं कि हमने फ्री कर दिया, हमने दान दिया है और दान दिया है तो त्याग है हमारे अंदर, तब हमने दिया है और उससे हमको उम्मीद है इससे फल मिलेगा। समझ रहे हो? अच्छी फसल के लिए खेतों में पहले अनाज बुवाई करनी पड़ती है, उसी प्रकार बादलों से वर्षा कराने के लिए पहले धरती में पानी की बुवाई की जाती है। इससे निष्कर्ष निकला, है ना? समझ में आया कि ईश्वर से कुछ पाना है तो पहले चढ़ावा लगाना है। तो हमें इंद्रदेव से पानी लेना है तो इसलिए हमने पानी का अर्घ दिया। अरे भैया त्याग करो, दान करो तो फल श्रेष्ठ होता है, इसलिए हमने पानी अर्घ कर दिया है तो जो हमको फल है चौगुना मिलेगा। अच्छी फसल उगानी है तो बीज बुवाई के बाद पानी देनी पड़ती है धरती से, है ना, तभी वो अच्छा फल देता है। इस तरीके से बादल से पानी लेना है तो पहले हम क्या करेंगे भाई? अर्घ चढ़ाएंगे कि नहीं चढ़ाएंगे? ये चीज़ है। पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी का क्यों मांग किया जा रहा है? अरे भाई साहब गुड़धानी मतलब गुड़ और अनाज, इसके लिए हमको पानी की जरूरत पड़ेगी। भाई गुड़ या अनाज कहाँ से मिलेगा? जमीन से। जमीन में ईख होगा, ईख कैसे बनेगा? जब पानी गिरेगा। पानी नहीं गिरेगा तो कैसे होगा बच्चों? पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे, बादल से मेघों से पानी साथ साथ गुड़धानी की मांग करता है कि पानी के साथ साथ, क्योंकि भाई पानी तो प्यास बुझाने के लिए, अन्य कार्यों के लिए, लेकिन गुड़धानी गुड़ अनाज इन्हें पाने के लिए, ईख और फसलों को उगाने के लिए खेतों में पानी जरूरी है। वास्तव में पानी खेतों के लिए अति आवश्यक है, अतः गुड़धानी दे कहा गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि पानी तो हमें पीने के लिए दे ही रही है, लेकिन खेती में, है ना, सुचारू रूप से सिंचाई के लिए भी, ताकि ईख जो हम पैदा करते हैं जिससे गुड़ बनता है, अनाज होता है, ये सब चीज़ों के लिए पानी आवश्यक चीज़ें हैं, इसलिए पानी के साथ साथ गुड़धानी की भी जरूरत है। गगरी फूटी बैल पियासा, ठीक है बच्चों, ये आप लोग पढ़ लेना। तो 3 क्वेश्चन पढ़ लिया अरे अपन बाबू, ठीक है। और भी क्वेश्चन काम का है इसमें से। देखो भाई क्वेश्चन तो बहुत है, एक बार 2 बार रिवीजन आपको करना पड़ेगा। इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? क्योंकि भारतीय संस्कृति में सबसे पहले पावन मोक्षदायिनी नदी गंगा है और नदियों में हमारी संस्कृति और सामाजिक परिवेश विशेष महत्व है। हिंदुओं के सारे तीर्थ स्थल नदियों के किनारे ही बसे हैं बच्चों, है ना, और इन नदियों के जल स्रोत की सिंचाई के अलावा अनेक संस्कार धार्मिक अनुष्ठान के लिए करते हैं, इसलिए गंगा मैया की जय बोलते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हमारे भारत देश की जो जीवन रेखा वो नदियाँ हैं,
नदियों से हमारे सामाजिक सांस्कृतिक समाज का विकास होता है, साथ में हम खेती किसानी के लिए भी नदियों से पानी का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ साथ सारी नदियों के किनारे ही हमारे तीर्थ स्थल हैं, चाहे वो बद्री हो, काशी हो, ऋषिकेश हो, बनारस हो, उज्जैन, जहाँ भी देखो, है ना भाई, चाहे इलाहाबाद हो, हर जगह देखो तो भाई नदी किनारे ही बड़े शहर स्थित हैं और इन्हीं से हम संस्कार अनुष्ठान करते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए इनकी जय जयकार करती है इंद्र सेना। ठीक है, काले मेघ का पानी दे। चलो आगे देखो बच्चों, पानी की बर्बादी होने और बर्बादी न होने से संबंध में तर्कों को स्पष्ट करना है। चलो भाई, इस मतलब इंद्र सेना के बारे में क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। पहलवान की ढोलक, पहलवान की ढोलक, ये देखो ये वाला क्वेश्चन बढ़िया महत्वपूर्ण है। ढोलक की आवाज पूरे गांव में किस तरीके से असर डालता है? ढोलक बजता है बच्चों, सन्नाटे छा जाती है, मलेरिया हैजे जैसे बीमारियां भी दूर हो जाते हैं, बच्चे बूढ़े भी जवान जैसे लगने लग जाते हैं, उनको मृत्यु होने से कोई डर नहीं लगता है, वो बिल्कुल दौड़ने से अंदर से इतनी एनर्जी आ जाती है, ऐसा लगता है जैसे दौड़ जाएंगे। कोई महामारी के प्रकोप से बच नहीं पाते, उन लोगों के आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती और मृत्यु से भी नहीं डरते। मतलब ढोलक की आवाज आते हैं अंदर पूरा जोश जुनून आ जाता है, शक्ति भर जाती है, बच्चे बूढ़े जवान सबकी आंख में दंगल दृश्य नहीं, दंगल का मतलब होता है कुश्ती, जैसे कुश्ती होती है ना तो अंदर खून मतलब खलबला उठता है, ऐसे ही बिजली दौड़ने लग जाती है। महामारी से कोई नहीं डरते हैं, मृत्यु से भी कोई नहीं डरते, ये चीज हो जाता है बच्चों। ठीक है, पहलवान की ढोलक से। लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं है, ढोल है? देखो, लुट्टन पहलवान ने किसी को गुरु कुश्ती परंपरा शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, वह बचपन से ही गाय का दूध पीकर कसरत करता था, उससे उसके भुजाएं मांसल सुडौल थे, है ना, शरीर में पहलवान की भांति दिखने लगा, लोगों से डरने लगे, है ना, स्वयं पहलवान समझने लगा। किंतु ढोलक की आवाज़ से बच्चों अंदर की शक्ति संचार होती थी और उससे वो कुश्ती लड़ना सीख गया। इसलिए बोला बच्चों हमारा कोई गुरु नहीं बल्कि गुरु हमारा ढोलक है। ठीक है बच्चों, यहाँ से ढोलक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना आप लोग, यहाँ से और कोई खास क्वेश्चन होगा। ठीक है, लुट्टन सिंह जैसे पहलवान की ढोलक कहानी। अब देखो बच्चों, दो चार आप पढ़ लो। जैसे यहाँ पर देखो, राजा की कुश्ती लड़ने की आज्ञा मिलते ही दर्शक क्या करने लगे? राजा की कुश्ती लड़ते ही आज्ञा मिलते ही बच्चों बाजे बजने लगे, दर्शकों में उत्तेजना फैल गई, कोलाहल बढ़ गया, मेले में दुकान बंद करके दौड़े, चांद सिंह की जोड़ी कुश्ती हो गई। मतलब ये क्वेश्चन है। यहाँ से देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने पूछे गए। देखो भाई, ये सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ। हालांकि फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म कब हुआ बच्चों? 4 मार्च 1921 में। मैलाचल प्रसिद्ध है बच्चों, ये उपन्यास है। पहलवान की ढोलक, पहलवान की ढोलक, पहलवान की ढोलक, इसका हो जाएगा आपका फणीश्वरनाथ रेणु। रेणुआचल कितने खंडों में विभाजित किया गया बच्चों? तो 5 खंडों में। शेर के बच्चे का असल नाम क्या था? तो आपका चांद सिंह था। क्या था? चांद सिंह था। लुट्टन सिंह पहलवान किसको हराया था बच्चों? बताओ। तो चांद सिंह को हराया था, है ना। लुट्टन के माता पिता उसे कितने वर्ष के उम्र में अनाथ छोड़कर चले गए थे? 9 वर्ष के। लुट्टन का खान पान कैसा था? ठीक है, 2 सेर रसगुल्ला, 8-10 पान की गिलोरियां। चांद सिंह ने लुट्टन पर कैसे वार किया? पहले मुस्कुराया, फिर बाज की तरह टूट पड़ा था। फणीश्वरनाथ रेणु को किस प्रकार सम्मानित किया गया बच्चों? पद्मश्री से। ठीक है, लुट्टन सिंह के कितने पुत्र? 2 पुत्र थे। ठीक है, चलो, किसकी आवाज़ संजीवनी शक्ति भर देती है? तो ढोलक की आवाज़। सीरीज के फूल से आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ना है। पहला क्वेश्चन, सीरीज की तुलना किससे और क्यों की गई? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कालजयी अवधूत से की गई, सन्यासी से की गई है कि भैया कितना भी जीवन में कष्ट आ जाए, है ना, दुख आ जाए, लेकिन सन्यासी कभी अपने परंपरा को नहीं छोड़ता है, वो हमेशा भगवान की पूजा में लगा रहता है। उसी तरीके से आपका अवधूत भी है, कालजयी सीरीज का फूल भी है। चलो, अब अपन यहाँ पर पाठ नहीं पढ़ेंगे बच्चों, अब आप लोगों का होमवर्क है, यहाँ से क्वेश्चन पढ़ लेना। अवधूत सीरीज की रचनाएं क्या है ये भी पढ़ लेना बच्चों। सीरीज के फूल क्वेश्चन पढ़ लेना आप लोग। चलो, अथवा में फंसी जाएगा, श्रम विभाजन से चैप्टर से न पढ़ना तो भी चल जाएगा। चलो, इसको अपन ने रिवीजन कराया था, एक बार फटाफट देखेंगे बच्चों। पद्य साहित्य के इतिहास में क्वेश्चन पूछा जाता है कितने भागों में बांटा गया? तो 4 भागों में, एक आदिकाल, एक भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। ठीक है बच्चों, आदिकाल, आदि मतलब प्रारंभ में, तो आदिकाल बच्चों तो वीरों की भूमिका रही होगी, तो वीर गाथा काल। ठीक है, भक्ति काल, आदि की बात, जिससे पहले वीर हुए, फिर भगवान की पूजा होने लग गई, फिर रीति रिवाज के अनुसार चलने लग गए, फिर आज आधुनिक समय में आधुनिक काल। तो 4 भागों में बांटा गया बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा, पद सहित को कितने भागों में? 4 भागों में। आदिकाल, आदि समय की बात की जा रही है, पुराने समय की बात कर रही है, और इसमें वीरता की बहुत भूमिका है, तो वीर गाथा काल। इसके बाद आ गया बच्चों भक्ति काल। भक्ति काल में भक्ति की प्रधानता आ गई, भक्ति काल में भक्ति की प्रधानता आ गई। जब भक्ति आ गया तो बच्चों यहाँ पर कहीं ना कहीं भक्ति रूपी, जैसे रामचरितमानस है ना,
ना, और आपके श्री कृष्ण जी है ना, ये सूरदास जी हैं, है ना, तो ये भक्ति प्रधानता हो जाएगा बच्चों। रीतिकाल, पहले वीर आए तो वीर गाथा काल, है ना, आदिकाल जिसे बोलते हैं, फिर भक्ति भावना आ गई तो भक्ति भाव हो गया बच्चों, फिर रीतियां चलने लग गई, आधुनिक काल आ गया। ये आपको इतना याद कर लो, सन याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो इतना जल्दी याद नहीं होगा। 1050 से 1375, 1050 से 1375 और 1350 1700, 1700 1900, 1900 से अब तक। बहुत सरल है, कुछ है नहीं। अब देखो बच्चों, इनकी विशेषताएं बताते हैं। देखो भाई, आप लोगों को दो दो विशेषताएं कैसे लिखोगे, आदिकाल में दो विशेषताएं बताओ, तो हम बोले भैया आदिकाल में वीर गाथा काल कहा जाता है, इसलिए इसमें वीर रस की प्रधानता होगी। और सीधा सब बच्चों, आदिकाल में ही भारत देश, जैसे देखो भाई पुराने समय में हमारे, इस समय क्या है भाई, विदेशी आक्रमण होते थे, दूसरी जगह से राजा महाराजा आकर के हमारे भारत देश में गुलाम करते थे। इस समय की बात कर रहे हैं 1050 से 1375 में। तो उस समय राष्ट्रीयता की भावना आई थी कि हमारे राष्ट्र के प्रति, है ना, भाई राष्ट्र के प्रति प्रेम होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लिख लो। और यहाँ पर बच्चों उस समय युद्ध भी चल रहा था, तो युद्धों का सजीव चित्रण किया। तो आदिकाल की 3 विशेषताएं लिख लो, श्रृंगार रस, वीर रस की प्रधानता बच्चों, है ना, और युद्ध का सजीव चित्रण होता था। और साथ में हमने आपको बताया कि भाई कि राष्ट्र के प्रति भावना, यानी राष्ट्र प्रेम के प्रति भावना, यानी राष्ट्र प्रेम की भाव। तो ये 3 विशेषताएं आप तैयार कर लेना। डिटेल तो अपने आप में लिखना है यार, कि इस काल के कवियों ने, है ना, श्रृंगार रस और वीर रस का अद्भुत प्रयोग किया है। फिर हमने कहा कि युद्ध का सजीव चित्रण, तो भाई समकालीन, है ना, कई राजाओं के बीच युद्ध होता था, तो जो कवि थे तो अब उस समय के जो युद्ध होता था उसका सीधा सीधा, है ना, युद्ध के बारे में वर्णन किए हैं सीधा बच्चों। इसके बाद आपका भक्ति काल। जब भक्ति काल में आ जाते हैं बच्चों, भक्ति काल को 2 भाग में बांटते हैं, एक निर्गुण और एक सगुण। निर्गुण का मतलब जहां निर्गुण ब्रह्मा की उपासना की जाती है, और सगुण मतलब जहां सगुण ब्रह्मा की उपासना की जाती है, सीधा सीधा, ठीक है। निर्गुण में ज्ञान और प्रेम दोनों होता है, लेकिन सगुण में 2 होंगे, एक रामाश्रयी और एक कृष्णाश्रयी बच्चों, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आगे विशेषताएं हमने करा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। विशेषता मैंने कहा, एक युद्ध का सजीव चित्रण, वीर गाथा काल था। वीर गाथा काल मतलब वीरों की प्रधानता, वीरों की प्रधानता, इसका मतलब वहाँ पर युद्ध हुए होंगे तो युद्ध भूमि की सीधा सीधा वर्णन वहाँ पे कवि ने अपने कविताओं के माध्यम से किया है। वीर थे तो वीर रस की प्रधानता रही होगी वहाँ पर। श्रृंगार, वीर है भैया, वीर तो राजा रानी रही होंगी, श्रृंगार रस की प्रधानता थी, ठीक है। फिर इसके बाद हमने बताया था बच्चों, रसों के मतलब राष्ट्रीयता की भाव, यानी इस युग के कवियों ने अपने काव्य रचना में राष्ट्र के प्रति प्रेम के लिए सजीव चित्रण किया है। बस अपने भाषा में बाबू, चंद वरदाई पृथ्वीराज रासो, इसकी 2 रचना याद करना वीर गाथा काल की। तो चंद वरदाई पृथ्वीराज रासो, आमिर खुसरो पहेलिया एवं गीत, ये 2 आप याद कर लेना, ठीक है बच्चों। चलिए हम बात करते हैं भक्ति काल। भक्ति काल जिसमें भक्ति भाव की प्रधानता, ये पहली बात देख लो। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया, एक निर्गुण और एक सगुण। निर्गुण में बच्चों ज्ञान, जहाँ ज्ञान पर आधारित है और जहाँ प्रेम पर आधारित है। और सगुण में जब राम की पूजा की जाएगी, जहाँ कृष्ण की पूजा की जाएगी। तो ऐसे लोग जो राम की पूजा करेंगे वो ज्ञानाश्रयी शाखा हो जाएंगे, जो कृष्ण की पूजा करेंगे वो कृष्णाश्रयी हो जाएगा बच्चों। तो भक्ति काल का विभाजन 2 प्रकार, एक निर्गुण भक्ति धारा, एक सगुण भक्ति धारा। तो यहाँ पर बच्चों ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी, और यहाँ पर रामाश्रयी, कृष्णाश्रयी। भक्ति काल की विशेषताएं क्या होगी बच्चों, इसमें आध्यात्म के प्रति, है ना, भगवान के प्रति, है ना, साहित्य के प्रति अनंत प्रेम रहा। ईश्वर में सगुण और निर्गुण दोनों तरीके से माना है। लोक कल्याणकारी बात हुई है। कई प्रकार के कवि, सूर, मीरा, तुलसी, ये सब कवियों के भव्य रचनाएं देखने को मिलती है ना बच्चों। तो भक्ति की प्रधानता, भक्ति भाव होगा, भक्ति रस होगा। भक्ति काल में अनेक कविताएं बिल्कुल प्रेम संबंध में लिखे गए हैं, जैसे श्री कृष्ण के प्रेम मीरा, है ना, भैया प्रेमी मीरा, और राम के प्रेमी तुलसीदास जी ने। तो ये चीज हो जाता है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, अपनी भाषा में लिख सकते हो। निर्गुण भक्ति धारा अब ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। निर्गुण भक्ति धारा में आप लोगों को बताया गया कि जहाँ बच्चों, जहाँ संत कवि के नाम पर रहित निर्गुण ब्रह्मा की उपासना की जाएगी वहाँ पर निर्गुण भक्ति धारा होगा, और जहाँ सगुण ब्रह्मा की उपासना की जाएगी, भैया निर्गुण नहीं सगुण, है ना, तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सगुण भक्ति धारा हो जाएगा। इधर है सगुण भक्ति धारा, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को याद होना चाहिए। कभी कभी विशेषता, बाकी इसका सूरदास, सूरसागर, सूरसारावली ये आपके सगुण के हैं। तुलसीदास, रामचरितमानस, कवितावली ये तो सबको याद होगा। बाकी निर्गुण के जैसे जायसी साहब को प्रेम मार्गी शाखा माना जाता है। जायसी साहब को प्रेम मार्गी, जायसी साहब को प्रेम मार्गी, जायसी साहब को प्रेम मार्गी है कहीं पे क्या, है कहीं पे क्या, हाँ ये प्रेम मार्गी है ना, प्रेमाश्रयी जायसी। और बच्चों यहाँ पर कबीर जो है ज्ञान मार्गी के कवि हैं, यानी ज्ञानाश्रयी हो गए जाएंगे, ठीक है। निर्गुण में मतलब भगवान को साक्ष्य न माना जाए। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। रीतिकाल में श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है। देखो बच्चों, पहले हमने बताया 1375 से
नहीं, 1050 से 1375। दूसरा भक्तिकाल 1375 से 1700। तीसरा आपका रीतिकाल 1700 से 1900। फिर बच्चों आपका आ जाएगा 1900 से बच्चों, है ना, अभी तक जो है आधुनिक काल आ गया। तो रीतिकाल को श्रृंगार रस क्यों कहा जाता है, श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? देखो बच्चों, इसमें जो जैसे भक्ति काल में बहुत सारी रचनाएं हुई, बहुत सारी कविताओं को लिखा गया, बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कमियां थी, उसमें साहित्य का निर्माण उतना अच्छे तरीके से नहीं हुआ था। तो इसके बाद आकर के रीतिकाल में उसका थोड़ा सा बृहद प्रकाश किया गया, उसमें रस छंद अलंकार का प्रयोग किया गया। अच्छा, रीतिकाल में अधिकांश जो है ना, जो कवि थे वो दरबारी कवि थे। दरबारी कवि का मतलब राजाओं के दरबार में रहते थे, और जो राजा के दरबार में रहते थे तो राजा जी का ही वर्णन करेंगे। राजा जी का वर्णन करेंगे मतलब उनके नायक नायिका का ही वर्णन करेंगे, उनके प्रेम का ही वर्णन करेंगे, क्योंकि भाई साहब राजाओं के दरबार में रहकर आप उनका विरोध नहीं कर सकते। जब उनका वर्णन कर रहे हैं तो सीधा सीधा है उनके श्रृंगार रस की प्रधानता रहेगी, क्योंकि बच्चों अधिकांश राजा के हाथ मतलब राज दरबारी जो है राजाओं के ही बारे में वर्णन करेंगे, उसके विपरीत नहीं कर सकते हैं। तो उनके सुख शांति और समृद्ध प्रेम, है ना, सब कुछ वर्णन करेंगे बच्चों। तो इसलिए उनको हम कहेंगे कि उस काल के जो कवि हैं वो एक प्रकार से श्रृंगार रस की प्रधानता दी, इस कारण से श्रृंगार काल कहा गया। देखो बच्चों, जिस प्रकार भाषा के पश्चात व्याकरण बनता है, उसी प्रकार साहित्य निर्माण के पश्चात लक्षण ग्रंथ बनते हैं, इसे ही रीति ग्रंथ कहते हैं। रीति का अर्थ है, रीति का अर्थ अर्थात रस, अलंकार, गुण, ध्वनि और नायिका भेद आदि के आदि काव्यांशों के विवेचना की पद्धति इस काल की इस पद्धति पर प्रकाश डालने वाले रीति ग्रंथों एवं इस पद्धति का आधार लेकर रचे जाने वाले रीति काव्यों की प्रधानता रही। अतः इस काल को रीतिकाल कहा जाता है। रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता के कारण इस काल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। प्रत्येक कवि ने आचार बनने की लालसा से कोई न कोई लक्षण ग्रंथ अवश्य लिखा है। रीति विषय पर सर्वप्रथम कलम चलाने वाले आचार्य केशवदास है, जिन्हें ही अलंकार संप्रदाय को अपनाया था। तो कुल मिलाकर के मैं अपनी भाषा में लिखता हूं कि इस काल के कवि अधिकांश दरबारी कवि थे, राजा के दरबार में रहते थे और राजा के दरबार का रहने के कारण के राजा के ही प्रेम प्रसंग का वर्णन करते थे। श्रृंगार रस की विशेष प्रधानता थी, श्रृंगार रस में सारी चीजें लिखी गई थी, इस कारण से रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता होगी। ठीक है, और भैया ब्रजभाषा की प्रधानता, दो विशेषताएं आपको तैयार करना है जो भी आपको अच्छा लगे। बाकी दो कवि के नाम बच्चों, एक केशवदास रामचंद्रिका और बच्चों बिहारीलाल बिहारी सतसई। भूषण है ना, शिवराज भूषण। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि भूषण कब के कवि हैं, तो रीतकालीन कवि हैं बच्चों, नोट डाउन कर लेना। केशवचंद रामचंद्रिका, बिहारीलाल बिहारी सतसई। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आधुनिक काल को 4 भागों में बांटा गया। आधुनिक मतलब देखो बच्चों, शुरुआत हुआ भारत के युग से, यानी आधुनिक काल में आए तो सब लोग पढ़ लिख गए, शिक्षित हो गए। लोग बोले भैया अब हमें भारत की एक नई युग शुरू करना है, तो भारतेंद्र युग हो गया। भारतेंद्र युग के साथ में पहुंचे उसके साथ द्विवेदी जी। बोले भैया भारत का युग नहीं, ये मेरा युग लगा दो, तो द्विवेदी युग। चलो बोले ठीक है यार। बोले अब क्या करोगे? बोले हम तो तुम्हारा युग लगा देंगे, लेकिन उस समय अंग्रेजों का राज था तो अंग्रेजों की छाया थी। तो बोले नहीं भाई तो नाम बदल दो। बोले छायावादी युग। चलो ठीक है सर, छायावादी। अरे बोले नहीं यार हमको कुछ प्रगति करना है, प्रगति करना है। बोले चल भैया प्रगति कर ले, क्योंकि अब तो छाया किसकी है, साले गुलाम है हम लोग, है ना, किसके, अंग्रेजों के। तो बोले चलो प्रगतिवाद। अरे चलो ठीक प्रगतिवाद। अरे बोले नहीं यार प्रगति से कुछ नहीं होना जब तक प्रयोग नहीं करेंगे। जब प्रयोग करेंगे, और प्रयोग कैसे करेंगे, नई नई चीज़ों पर, नई नई खोज पर, तो आपकी नई कविता। ऐसे आप लोगों को तरीके से तैयार करना बच्चों कि भारतेंद्र युग की स्थापना हो रही है 1850 से 1900 के बीच में, कि भाई भारतेंद्र युग में एक नया युग लगाएंगे। लेकिन जैसे ही द्विवेदी जी आए बोले नहीं नहीं हमारा युग चालू करो, द्विवेदी युग हो गया। तो 1850 से 1900 भारतेंद्र युग, और भैया 1900 से 1920 आपका द्विवेदी युग। फिर बच्चों 16 जोड़ोगे तो 1920 से 1936 छायावादी, क्योंकि भाई द्विवेदी जी बोले भैया चलो हमारा युग तो ठीक है, लेकिन ये सारा छाया हुआ किसका, अंग्रेजों का छायावाद युग चलने लग गया था। भैया छाया यानी उनका थोड़ा हाथ ऊपर, मतलब हम लोग गुलाम थे तो उनके ही आधार पर चलते थे। फिर भैया प्रगतिवाद आ गया। प्रगतिवाद मतलब प्रगतिवाद है ना, और फिर इसके बाद प्रयोगवाद, नई कविता, ये चीज़ हो गया। अब आपको कैसे करना है कि सर आपको एक काम करना है, क्या, चाहे भारतेंद्र युग, द्विवेदी और छायावाद, इनके 3 के यदि आप विशेषता याद कर लेते हो तो भाई ये 3 की विशेषता याद नहीं करोगे तो भी चले, क्योंकि अब कम समय है। अब मैं आपको बताता हूँ नई कविता। नई कविता में मतलब नई चीज़ों की खोज में, यानी यहाँ पर एक तो बौद्धिक क्षमता पर ध्यान दिया गया, यानी बुद्धि के विकास पर, और दूसरा चीज़ भाई नए चीज़ों के अनुसंधान में, यानी नई चीज़ों के तथ्यों की खोज में। ये 2 चीज़ आपको बच्चों। और भारतेंद्र युग में क्या होगा, शुरुआती था तो देश के प्रति प्रेम होगा, और बच्चों प्रकट चित्रण, अंधविश्वास और रूढ़ियों को हटाने के लिए होगा। भारतेंद्र युग में शुरुआती का युग था, शुरुआती युग है बच्चों, मतलब देश के प्रति प्रेम होगा तो देशभक्ति की भावना हम कह देते हैं।
सही है कि नहीं। राष्ट्रीयता की भावना सबसे बढ़िया है ना। सामाजिक, और भाई सामाजिक में जो बुराइयां समाज में, और भाई हाँ सबसे बड़ा तो चीज़ ये था कि 1850 से 1900 के बीच में हमारा 1857 का मतलब एक सत्याग्रह भी चला था, है ना, स्वतंत्रता संग्राम जिसे बोलते हैं 1857 का। तो उस समय अंग्रेजी शिक्षा बहुत ज़्यादा बोलबाली थे भाई, अंग्रेजी शिक्षा का भी विरोध किया गया। तो भारतीय युग में तो दो विशेषताएं आप आसानी से बता सकते हो। कैसे कि भाई शुरुआती का युग था तो राष्ट्रीयता की भावना और अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। ठीक है बच्चों। द्विवेदी जी आए, बोले नहीं भाई हम भी देशभक्ति करते, तो देशभक्ति राष्ट्रीयता की भावना इसमें के अंदर भी। प्रकट चित्रण इन्होंने कर दिया, खड़ी बोली का प्रयोग कर दिया बच्चों। ये दो हो गए। नए कविता में आप लोग बता दिए भैया कि बौद्धिक विकास के प्रति ध्यान, है ना, और दूसरा बच्चों नए तथ्यों के उपमानों की खोज। चलिए कोई बात नहीं है, भारतीय युग में आप चलते हैं बच्चों। राष्ट्रीयता की भावना, हास्य व्यंग, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। अब इसका डिटेल आपको ऐसे लिखना है, किसी कवि ने, है ना, अपने कविताओं के माध्यम से राष्ट्र के प्रति प्रेम पर चित्रण किया है। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, उस समय अंग्रेजी शिक्षा व्याप्त थी, इसके विरोध में अपने कविताओं के माध्यम से, है ना, कवियों ने अंग्रेजी शिक्षा के विरोध पर, है ना, कविता संग्रह की रचना की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी। और बच्चों आपका एक और याद करना पड़ेगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का तो याद ही कर लेना, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी। ठीक है बच्चों, एक याद कर लो, आपको जो इच्छा लगे तीन में से। द्विवेदी युग में आए, बताए ना भैया, पहले भारतेंदु युग बोले भैया भारत को विकसित करना है, विकास थोड़ा सा बड़ा बनाना है, तो भारतेंदु युग शुरू करते हैं। लेकिन नहीं, द्विवेदी जी आए, बोले नहीं 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 भैया हम द्विवेदी युग चालू करें। बोले कर लो भैया। तो भाई राष्ट्रीयता की भावना भाई हमारे भारतेंदु साहब लाए थे, द्विवेदी साहब बोले नहीं 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 हम भी तो देश के प्रति प्रेम कर रहे हैं भाई, देश के प्रति प्रेम कर रहे हैं, तो देशभक्ति की भावना, है ना भैया। अंधविश्वास रूढ़ियों को हटाएंगे, कोई बात नहीं है, समाज के क्षेत्र में आपने काम किया है, सामाजिक चेतना विकास आपने किया है, हम रूढ़ियों को हटा देंगे। बोले ठीक है भाई, रूढ़ियों को हटा दो, है ना, कोई दिक्कत। चलिए इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है, द्विवेदी के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी। काव्य मंजूषा सुमन, सुमन, ठीक है, सुमन 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 सुमन, एक एक रचना बन जाएगा। मैथिली शरण गुप्त, पंचवटी साकेत, कामायनी यशोधरा। ठीक है, चलिए यहाँ पर बच्चों छायावाद, स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह छायावाद है, व्यक्तिवाद की प्रधानता है, प्रकृति प्रेम है। बस स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह, व्यक्तिवाद प्रधानता, प्रकृति प्रेम, प्रकृति प्रेम, प्रकृति प्रेम, तीन विशेषताएं याद करना ही पड़ेगा। इनके कवियों का नाम तो भैया आपको घूट कर पानी पी जाओ। जयशंकर प्रसाद, कामायनी लहरासु झरना, कामायनी लहरासु झरना, कामायनी लहरासु झरना। सुमित्रानंद पंत, बीणा पल्ला गुंजन, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी, परिमल गीत का अनामिका, परिमल गीत का अनामिका। दो तो बनेगा ना, रश्मि निहार नीरजा किसका होगा, महादेवी वर्मा का। चलो सर दो हमसे याद है। छायावाद के बारे में सबको पता है भाई, बाकी रहस्यवाद आपका होमवर्क है। ठीक है भाई, रिवीजन करा रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं करेंगे, यहाँ पर हम नई कविता के बारे में पढ़ लेते हैं। आधुनिकता की अभिव्यक्ति, मतलब आधुनिक चीज़ों, नई चीज़ों के बारे में मैंने कहा 1950 से अब तक नई कविता की कहानी चल रही है। तो नई कविता में आधुनिकता की अभिव्यक्ति और बौद्धिकता, बौद्धिकता मतलब जो हमारे कवियों ने बौद्धिक आलेख किया है, बुद्धि के विकास के लिए बहुत सारी रचनाएं की हैं। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर आधुनिकता की अभिव्यक्ति, आधुनिकता मतलब आधुनिकता की एक नई केंद्र रही है, क्योंकि आधुनिक विषयों पर होने वाली खोज, विज्ञान के क्षेत्र में प्रसार के, विज्ञान की तकनीक के क्षेत्र में, इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों नई कविता में ही शुरुआत हुआ है। तो दो आपको आधुनिकता की अभिव्यक्ति हो जाएगा बच्चों, है ना, और बौद्धिकता। अब आपसे यहाँ पे याद ना रहेगा तो आप लोग सीधा बता देना कि नए तथ्यों की खोज पर स्थान, है ना, और भैया बौद्धिक विकास पर, है ना, इस मतलब रचना, ये चीज़ है। ठीक, चलिए बाकी ये सारा रिवीजन हो चुका था बच्चों। निबंध किसे कहते हैं, ये निबंध आप लोगों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार याद करना पड़ेगा। यदि गद्य कवि या लेखों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। तो निबंध का बच्चों यहाँ से यहाँ तक, सबसे पहले तो गद्य की प्रमुख कौन कौन सी विधाएं हैं, तो निबंध, कहानी, एकांकी, नाटक, उपन्यास, ये आपको याद रखना है, प्रमुख विधाएं। ठीक है, निबंध, कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास, निबंध, कहानी, एकांकी, नाटक, उपन्यास। ठीक है, गौड़ विधाएं में संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज, डायरी लेखन, भेंट वार्ता, पत्र साहित्य। तो ये बच्चों आपको गौड़ विधाओं में तैयार करना ही करना है, किसी भी दम पे बच्चों। अरे यार सर बहुत बोर लगने लग गया सर, मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा पानी पी लो, 1 घंटे की तो बात हो चुकी है, और क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है, कितना भी कर लो क्वेश्चन आना ही आना है प्यारे बच्चों, कोई नहीं रोक सकता, क्वेश्चन आना ही आना है। तो आगे की कहानी शुरू करें बच्चों। निबंध की परिभाषा आप लोगों को, जैसे यहाँ से विधा बहुत कम पूछा जाता है, हाँ परिभाषा थोड़ा सा याद कर लेना कि हडसन के अनुसार निबंध लेखन
के व्यक्तित्व की अभिव्यंजना निर्व्याज निखरा हुआ स्वरूप है जो आकार में छोटा तथा विवेचना होता है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है बच्चों, लेकिन ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि गद्य कविता लेखक कसौटी, इसे आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है बच्चों, बाकी ज़्यादा नहीं है। हाँ, निबंध के प्रकार हैं वर्णनात्मक निबंध, है ना, भावात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध। विकास क्रम है बच्चों भारतीय युग, निबंध का भी विकास क्रम है भारतीय युग, द्विवेद युग, ठीक है बच्चों, शुक्लोत्तर युग, है ना। फिर कहानी है, कहानी का बच्चों, है ना, इसके कहानी की परिभाषा है मुंशी प्रेमचंद के अनुसार कि कहानी में बहुत विस्तृत विश्लेषण गुंजाइश नहीं होती है। यहाँ हमारा उद्देश्य संपूर्ण मनुष्य के चित्रण करना नहीं बल्कि उसके चरित्र के एक अंग को दिखाना है। यानी कहानी प्रेमचंद के अनुसार कहानी एक ऐसा कथा है जिसमें किसी जीवन के एक मतलब भाग का चित्रण किया जाता है बच्चों, ये चीज़ है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। ठीक, प्रेमचंद के आधार पर ये इसमें बच्चों आप लोगों से यदि बन रहा तो अच्छी बात है, नहीं तो ये चीज़ आप थोड़ा सा याद कर लेना। कहानी के तत्व, कहानी के तत्व आप ऐसे याद करना, केवल कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद योजना, वातावरण, भाषा शैली। अब यहाँ पर आपको सबसे बड़ी बात ये हो जाती है, आ जाता है कि दो कहानीकार का नाम लिखिए और उनकी एक एक रचना। जैसे इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी, किशोरीलाल गोस्वामी। और बच्चों कहानीकार जैसे प्रेमचंद का लिख लेना पंच परमेश्वर, क्या पंच परमेश्वर। तो दो याद कर लेना, दो से तीसरा याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे बच्चों दो नाटककार का याद, जैसे आपको यहाँ पर दो कहानीकार याद करना ही पड़ेगा, किशोरीलाल गोस्वामी इंदुमती, प्रेमचंद पंच परमेश्वर, ये दो याद कर लेना बच्चों, ज़्यादा नहीं। ठीक है, अभी आपको अब यहाँ पर आता है एकांकी। एकांकी जो है एक अंक में लिखी गई रचना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है नाटक एकांकी में अंतर, है ना। और मैंने अंतर कराया है बच्चों, प्लीज आप एक बार यूट्यूब पे सर्च कर लेना अंतर वगैरह। अब इसमें एकांकी की तत्व देखी जाती है बच्चों, कि तत्व कौन कौन से, कथा वस्तु, पात्र, चरित्र चित्रण, है ना, संकलन त्रय, वातावरण, संघर्ष, भाषा शैली, अभिनेता, उद्देश्य। तो यहाँ से एक बस तैयार कर लेना, एकांकी की परिभाषा और इसके तत्व और इसके बच्चों आपको दो कवि के नाम। अभी मैंने क्या बताया, निबंध के युग के आप बारे में मत पढ़ो, उतना समय नहीं है। ठीक है, मैं आपसे नहीं कहूँगा, बस कहानी की परिभाषा पढ़ लेना। कहानी से गद्य की कथात्मक विधा है। एलोन प्रो ने कहानी की परिभाषा इस प्रकार दी है कि कहानी एक ऐसा आख्यान है जो इतना छोटा है कि वह बैठक में पढ़ा जा सकता है और जो पाठक पर एक ही प्रभाव उत्पन्न करके लिखा जा सकता है। अब आपको इसमें एलेन पो प्रेमचंद का नाम ना भी हो तो बता देना भैया, कहानी एक ऐसा है ना, एक कथा है, आख्यान है या लेखन है जो कि आम आदमी व्यक्ति पढ़ सकता है। इसमें किसी व्यक्ति के किसी एक खंड का चित्रण होता है, लंबा चौड़ा नहीं होता है ना। चलिए, तो आपको भैया फिर इसके बाद कहानी के तत्व आपको याद करना पड़ेगा, कथा वस्तु, चरित्र चित्रण। तो ये दो चीज़ तो सब में रहता है। ठीक है, फिर कथोपकथन, संवाद, पात्र, वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य। तो ये भैया आपको याद करना ही पड़ेगा। उद्देश्य, चरित्र चित्रण और कथा जो आपका कथा वस्तु, चरित्र चित्रण और बच्चों संवाद भी रहता है, उद्देश्य सब में रहता है। भाषा शैली भी सब में रहेगा, भाषा शैली भी सब में रहेगा। ठीक है, भाषा शैली भी सब में रहेगा, याद रखना। हालांकि आपको ये यदि याद हो गया है तो सब में झोंक देना यार, वहाँ कौन देखने जा रहा है। कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद योजना, भाषा शैली, वातावरण, उद्देश्य, खत्म। 6-7 आप लिख देना बस। फिर बच्चों आप लोगों को कहानी, दो कहानीकार किशोरीलाल गोस्वामी इंदुमती और बच्चों आपका प्रेमचंद पंच परमेश्वर, ये दो याद कर लेना। एकांकी बच्चों एक अंक में लिखी गई विधा है ना। ये इसमें एक ही घटना तथा एक ही प्रभावान्वित होता है। एकांकी स्वयं में पूर्ण रचना होता है, मतलब किसी नाट्य विधा का एक अंक में लिखी गई रचना एकांकी कहलाता है बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। इसका जो आपका तत्व है बच्चों, कथा वस्तु है, पात्र चित्रण है, कथोपकथन है। ठीक है, बाकी सेम है। आप एक का तैयार करो सब में लिख दो, एक का तैयार करो सब में लिख दो, है ना बच्चों। और एकांकीकार का नाम दो याद कर लेना, जैसे एक घूंट जयशंकर प्रसाद, है ना, और बच्चों दीपदान राम कुमार वर्मा, दो याद कर लेना। एक घूंट जयशंकर प्रसाद और दीपदान राम कुमार वर्मा। चलो नाटक में बात करते हैं बच्चों। नाटक में देखो, नाटक एक दृश्य काव्य का एक भेद है जिसमें रंगमंच पर पात्रों
पात्रों द्वारा किसी कथा का प्रदर्शन होता है। मतलब नाटक एक ऐसी विधा है जो कि एक दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है और इसमें रंगमंच के माध्यम से लोगों तक मतलब जो काव्य है उसकी व्याख्या की जाती है। बाकी तत्व बच्चों वही रहेगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र यहाँ पर हो जाएगा और जयशंकर प्रसाद। तो एक एक रचना ही आपकी इच्छा के आधार पर है बच्चों। चलिए अब आगे बात करते हैं फटाफट यहाँ पर, क्योंकि अभी हमें बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ पढ़ना भाई। आज हम खाली नहीं बैठने वाले हैं प्यारे बच्चों। काव्य की परिभाषा देते हैं, उनके भेद को बताइए। रसात्मक वाक्यम काव्यम, रसात्मक वाक्यम काव्यम किसने बताया? आचार्य विश्वनाथ ने। इसे पढ़ लेना। रसात्मक रसयुक्त वाक्य को ही काव्य कहते हैं। रमणीयार्थ प्रतिपाद का काव्य, ये किसने बताया बच्चों? तो ये पंडित जगन्नाथ ने। ये दोनों आपको बताना है। काव्य कितने प्रकार के होते हैं? दो होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। ठीक है बच्चों, श्रव्य काव्य दो प्रकार के होते हैं। श्रव्य काव्य दो प्रकार होता है, मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य। फिर प्रबंध काव्य दो प्रकार होता है बच्चों, महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानिक गीति। वाह वाह, तीन प्रकार के। मतलब पहले काव्य को दो भागों में बांटा गया। काव्य को कितने भागों में बांटा गया बच्चों? दो भागों में बांटा गया। चलो यार भाई फटाफट देखो, काव्य को दो भागों में बांटा गया। एक आपका बच्चों श्रव्य आया और एक दृश्य आया। तो दृश्य में हम पहले लिख देते दृश्य और एक श्रव्य आया। ठीक है, फिर श्रव्य के अंतर्गत दो आया बच्चों। श्रव्य के अंतर्गत कौन कौन से आए, है ना? प्रबंध और मुक्तक, है ना? प्रबंध और मुक्तक, प्रबंध और मुक्तक। और फिर मुक्तक तो भैया ये प्रबंध तीन आ गया, खंड काव्य, महाकाव्य और आख्यानिक गीत। ठीक है, तो काव्य दो प्रकार, दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य, है ना? जिसमें हम देखकर, अभिनय देख करके जिस काव्य को कहते हैं बच्चों, उसे हम दृश्य काव्य बोलेंगे। श्रव्य जिसे हम केवल सुन सकते हैं, श्रव्य काव्य के अंतर्गत आएगा। श्रव्य काव्य में बच्चों प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, इसमें प्रबंध काव्य में आपका खंड काव्य, महाकाव्य और आख्यानक गीति आ जाएगा। ठीक है, चलिए मुक्तक काव्य आपको खत्म हो गया बच्चों। चलिए, जैसे किसी एक घटना का वर्णन होगा वो खंड काव्य, जिसमें ज्यादा वर्णन होगा बच्चों वो महाकाव्य होगा। आचार्य राम विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखते हुए लक्षण, तो आचार्य विश्वनाथ ने क्या बताया? प्रश्न क्या बताया बच्चों? आचार्य विश्वनाथ रसात्मक वाक्यम काव्यम, ये रसयुक्त वाक्य ही काव्य कहलाता है। महाकाव्य का लक्षण, महाकाव्य किसे कहते हैं? जिसमें अनेक सर्गों का वर्णन होता है, किसी जीवन चरित्र के संपूर्ण घटनाओं का वर्णन होगा बच्चों, वो महाकाव्य कहलाएगा। जैसे तुलसीदास कृत रामचरितमानस, ये महाकाव्य है बच्चों। एक महाकाव्य का नाम पूछा जाता है तो रामचरितमानस लिख देना, तुलसीदास जी द्वारा रचित है बच्चों। महाकाव्य एक विस्तृत कलेबर का काव्य है जिसमें अनेक सर्ग होते हैं और किसी भी व्यक्ति विशेष की संपूर्ण जीवन का चरित्र का चित्रण होता है, वो महाकाव्य कहलाता है। मुक्तक काव्य में, खंड काव्य में क्या है? मुक्तक काव्य में बच्चों जिसमें पूर्वा पर कोई संबंध रहता है, स्वच्छंद रहता है, पूर्ण से स्वच्छंद होता है। ठीक है, हर पद में दृष्टि से स्वयं पर पूर्ण स्वच्छंद होता है, कथा सूत्र में बंधन नहीं रहता है, जैसे बिहारी सतसई। मतलब पूर्वा पर कोई संबंध नहीं है, जिसका अर्थ है वो स्वतंत्र अर्थ निकलेगा बच्चों। खंड काव्य क्या है? खंड काव्य एक प्रबंध काव्य का भेद है जिसमें जीवन के केवल संपूर्ण जीवन का वर्णन नहीं हो सकता, केवल एक ही शैली का वर्णन होगा, एक ही घटना का वर्णन होगा बच्चों। जैसे मैथिली शरणगुप्त का जयद्रथ व्रत, ठीक है, हल्दी घाटी, ये भी आपका खंड काव्य हो जाता है। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर, महाकाव्य विस्तृत कलेबर वाला होता है, खंड काव्य का आकार छोटा होता है। महाकाव्य कैसा बच्चों? बड़ा होता है, आकार छोटा होता है, इसमें अनेक सर्ग होते हैं, इसमें सीमित सर्ग होंगे, है ना? महाकाव्य में बच्चों जीवन की किसी एक घटना का वर्णन नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन का वर्णन होगा, जबकि खंड काव्य में जीवन किसी एक घटना का वर्णन होगा। ठीक है बच्चों, खत्म कहानी, तीन हमसे बन गया। महाकाव्य आपका तुलसीदास कृत रामचरितमानस हो जाएगा। खंड काव्य का बच्चों मेघदूत हो जाएगा। चलो भैया कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में दो खंड काव्य और दो महाकाव्य, तो दो खंड काव्य में खंड काव्य आपका हल्दी घाटी हो जाएगा, एक आपका पंचवटी और मेघदूत, ये कालिदास द्वारा मेघदूत और मैथिली शरणगुप्त द्वारा पंचवटी। और दो महाकाव्यों का नाम बच्चों, तो कामायनी, रामचरितमानस। कामायनी बहुत पॉपुलर है जयशंकर प्रसाद का, रामचरितमानस तुलसीदास का। तो कुछ याद हुआ? महाकाव्य खंड काव्य का अंतर याद हो गया कि महाकाव्य बच्चों विस्तृत कलेबर होता है, खंड काव्य में एक सीमित कलेबर होगा, है ना? महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होगा, खंड काव्य में जीवन के एक घटना का चित्रण होगा। ठीक है बच्चों, महाकाव्य में अनेक सर्ग होंगे और इसमें सर्गों की संख्या लिमिट रहती है, सीमित रहती है। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। रस किसे कहते हैं? काव्य को पढ़ते, सुनते या देखते समय पाठक, दर्शक, श्रोता को जिस आनंद की अनुभूति होती है रस कहते हैं। रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभावन भाव और संचारी भाव। रस के 10 अंग होते हैं बच्चों, श्रृंगार रस, हास रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, अद्भुत रस, विभत्स रस, शांत रस और वत्सल रस। ठीक है बच्चों, श्रृंगार रस का रति, संहार रस का हंसी, रौद्र रस का क्रोध, भयानक रस का भय, विभत्स रस का
वीर रस का उत्साह, बीभत्स रस का जुगुप्सा, अद्भुत रस का आश्चर्य, करुण रस का विस्मय, शांत रस का समनिर्वेद, वत्सल रस का वत्सल होता है बच्चों। ये आपके रस की परिभाषा मैंने आपको बता दी। ये काव्य को पढ़ते सुनते या देखते समय, काव्य को पढ़ते सुनते या देखते समय पाठक दर्शक श्रोतागण को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। बच्चों मैं सिर्फ पॉपुलर क्वेश्चन ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। पाठक दर्शक श्रोतागण को जिस आनंद की अनुभूति होती है रस कहते हैं। रस के अंगों की संख्या 4 होती है। रस के कितने अंग बच्चों? 4 अंग। रस के कितने भेद बच्चों? 10 भेद। 10 भेद में कौन कौन से? विभराव भी। चलो कोई बात है, ट्रिक याद नहीं होगा सर। अभी श्रृंगार रस, हास रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, अद्भुत रस, विभत्स रस, शांत रस, वत्सल रस, है ना। ये चीज है, इनका स्थायी भाव आपको याद करना पड़ेगा। संचारी भाव की संख्या किसे बोलते हैं? संचारी भाव की संख्या 33 होती है। देखो संचारी भाव किसे बोलेंगे? जो अल्प समय के लिए संचरित होकर चला जाएगा। लेकिन बच्चों जो बाहरी स्वेच्छाओं से अनुभव होता है वो अनुभव कहलाता है। विभाव क्या होता है? स्थायी भाव को जागृत करने। भाई स्थायी भाव के कारण जो विभाव कहते हैं अथवा वही परिस्थिति जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है। बहुत बढ़िया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। संचारी भाव किसे कहते हैं? जो अल्प समय के लिए मन में आता है, संचरित होकर के चला गया। यदि किसी घटना को देखकर अनुभव होता है तो अनुभव होता है बच्चों। और भाई अनुभव के 4 भेद होते हैं, कायिक, मानसिक, आहार, सात्विक। ये कई बार पूछा गया है अनुभव के भेद, ठीक है बच्चों। और इसे आप लोग तैयार कर लेना। बाकी विभाव क्या है बच्चों? परिस्थितियों को जागृत करने वाला। जो स्थायी भाव को जागराता है वो आपका विभाव कहलाता है। आप ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर जितने भी रस हैं उनकी परिभाषा एक बार में तैयार करना है। सहृदय के हृदय में रति नामक स्थायी भाव का विभावन भाव संचारी भाव से संयोग होता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। सहृदय के हृदय में हास नामक स्थायी भाव का विभावन भाव संचारी भाव से संयोग होता है, हास रस होता है। सहृदय के हृदय में क्रोध नामक स्थायी भाव का विभावन भाव और संचारी भाव से संयोग होता है और रौद्र रस होता है। सहृदय के हृदय में निर्वेद नामक स्थायी भाव का विभावन भाव और संचारी भाव से संयोग होता है, वहां शांत रस होता है। सहृदय के हृदय में विस्मय नामक स्थायी भाव का विभावन भाव और संचारी भाव से संयोग होता है, वहां करुण रस होता है। सहृदय के हृदय में जो रति नामक स्थायी भाव का विद्यमान रहता है बच्चों, या हमेशा लिख सकते सहृदय के हृदय में रति नामक स्थायी भाव का विभावन भाव और संचारी भाव से संयोग होता है, वहां पर आपका श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होता है बच्चों, एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। अब आपको लगेगा सर पूरा श्रृंगार कैसे याद होगा? अरे जो जो सरल लगे ना यार बाबू, जो जो सरल लगे वो याद कर लो। भाई हम श्रृंगार रस का हम एक संयोग श्रृंगार वियोग श्रृंगार मत ला डालो, आप याद कर लो बस। भैया हम लोग राम के रूप निहारत जाने की कंकण के नगी की परछाई, ये हमें तो याद है। राम के रूप निहारत जाने की कंकण के नगी की परछाई। अभी यहाँ पर अर्थ नहीं समझेगी, यहाँ पर हम केवल और केवल समझने आए क्या? सुपर फास्ट रिवीजन। भाई हास रस में भाई बंदर ने कहा बंदरिया से चलो नहाने गंगा, बच्चों को छोड़ो घर में होनो दो हुड़दंगा। चलो भैया ये भी याद हो गया सर, है ना। चलो ऐसे एग्जाम्पल याद करो जो आपको याद हो जाए, और इसको मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि भाई ये आपके इच्छा के अनुसार है। मैंने परिभाषा बता दिया है ना, ऐसा बता दिया, ट्रिक बता दिया कि कोई भी परिभाषा आएगी तो आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है। करुण रस का अभी तो मुकुट बंधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, हाय रुक गया यही संसार बना सिंदूर रंगा। ठीक है बच्चों। बाकी बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधिनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बीरबाड़ी बक्ता बड़ जोगी, ये अद्भुत रस का है। और वीर रस का तो भाई बुंदेलो हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुए तो झांसी वाली रानी थी। बादशाह रस का तो कोई बच्चा आसानी से बता सकता है ना। जहां श्री राम जी और है ना, मतलब जो कृष्ण जी का सूरदास जी के बीच संबंध है भैया, है ना। मीराबाई का भी बता दो चलेगा। चलो वात्सल में मुख्य रूप से कृष्ण जी का ही लिखा जाता है, ठीक है। चलो आगे चलते बच्चों। अलंकार, काव्य की शोभा बढ़ाने में शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। जहां अर्थ के आधार पर वाक्य का है ना मतलब सौंदर्य उत्पन्न होगा वहां अर्थालंकार। जहां बच्चों शब्द के आधार पर सौंदर्य उत्पन्न होगा वहां शब्दालंकार। जहां अर्थ और शब्द दोनों होंगे वहां उभय अलंकार हो जाएगा। अलंकार की कहानी खत्म। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधनों को अलंकार कहते हैं, ठीक है बच्चों। अलंकार मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। शब्द अलंकार, शब्द के आधार पर काव्य का सौंदर्य बढ़ेगा वहां पे शब्द अलंकार। अर्थ के आधार पर काव्य का सौंदर्य बढ़ेगा वहां पे अर्थालंकार। और जहां अर्थ और शब्द दोनों के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होगा वहां पर उभय अलंकार होगा, ठीक है बच्चों। चलते हैं 5 आपके पास अलंकार है जिनको फटाफट इसमें भ्रांतिमान अलंकार देख लेते हैं। भ्रांतिमान मतलब जब वस्तु को देखकर भ्रम बना रहे अंतिम तक, है ना। एक वस्तु को समझकर दूसरी वस्तु मान ले, यानी एक वस्तु को हम दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, ठीक है, तो आपका भ्रांतिमान अलंकार होता है, ठीक है बच्चों। जैसे जान श्याम घन श्याम को नाच उठे बनमोर, है ना। भाई का जो आपके श्री कृष्ण है उनको मोर बादल समझ करके नाचने लग जाते हैं,
ठीक है, चंद के भरम होद मोद है कुमोदनी को, दो में एक को याद कर लो, एक ही उदाहरण याद करना है जहां वस्तु को देखकर समानता के कारण दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहां पे भ्रांतिमान अलंकार भ्रम हो जाता है। भैया जैसे रात में आप देख रहे हो भैया भूत है, तो भैया आप बोले हाँ यार सफेद रंग का कपड़ा टंगा हो, भूत है, भूत है, हाथ पैर भी है, हाँ 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 हाथ पैर भी है, फिर देखो भैया थोड़ा हाथ भी दिख रहा है, अरे हाँ यार, तो भ्रांतिमान। संदेह अलंकार अंत तक संशय बना रहे, सारी बीच नारी है, किनारी बीच सारी है, कि सारी किनारी किनारी के बीच सारी, चलो ठीक है। चलो विरोधाभास अलंकार, जहां वास्तविक विरोध न होते हुए भी ऐसा लगे विरोध हो रहा है, ठीक है बच्चों, जहां वास्तविक विरोध ना होते हुए भी ऐसा लग रहा हो विरोध हो रहा हो, विरोधाभास अलंकार। या अनुरागी चित्त की गति समझने को ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग ते तो उज्जवल हुए। फिर बच्चों उपमेय में जहां उपमान के अंगों का आरोप कर दिया जाए वहां सांगरूपक अलंकार होता है, और जहां उपमेय में उपमान को श्रेष्ठ बताया जाए वहां पे आपका व्यतिरेक अलंकार होता है। बात करते हैं बच्चों छंद की। छंद किसे कहते हैं, तो वर्णों की संख्या एवं क्रम मात्राओं की गणना के यति संबद्ध नियोजन काव्य को बच्चों छंद कहा जाता है। छंद से क्वेश्चन कैसे आएंगे, यहां से बच्चों सोरठा से आता है, ठीक है। सोरठा ये दोहे का उल्टा होता है, दोहे का। मात्रिक छंद वर्णिक छंद तो आपको पता है, जिन छंदों की गणना मात्रा के आधार पर की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। जिस छंदों में गणना मात्राओं के आधार पर उसे मात्रिक छंद, जिनमें गणना वर्णों के आधार पर उसे वर्णिक छंद कहते हैं बच्चों, ठीक है। सोरठा छंद है, इसके बच्चों ये दोहे का उल्टा होता है। विषम चरण में 11-11 मात्राएं और सम चरणों में आपके 13-13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। जो सिमरत सिद्ध होई गणनायक करिबर बनन करहूं अनुग्रह सोई बुद्धिरासु गुण सदन। तो छंद वगैरह आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसमें हम चलते हैं बच्चों। ये कवित सवैया रुवैया इसको हम पढ़ेंगे। यहां पर थोड़ा सा शब्द शक्ति देखते हैं बच्चों। शब्द शक्ति किसे बोलते हैं, शब्द के इस अर्थ को बोध कराने वाले शक्ति को शब्द शक्ति। भी कोई शब्द है उसका अर्थ बोध कराना है तो वो उस जो शक्ति लगेगी वो उसकी शब्द शक्ति कहलाएगी। यानी किसी शब्द का अर्थ बोध कराने के लिए जो हम बाहर से शक्ति लगाएंगे बच्चों उसे हम बोलेंगे शब्द शक्ति। उसे क्या बोलेंगे बच्चों, शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति क्या है, जिस शब्द शक्ति से किसी शब्द के प्रचलित या मुख्य अर्थ का बोध हो जाए, मुख्य अर्थ का बोध होगा वहां अभिधा शब्द शक्ति। जब लक्षण यानी मुख्य अर्थ का बोध न होकर उससे संबंधित अन्य अर्थ का बोध होगा वहां लक्षणा शब्द शक्ति। और जहां पर बच्चों किसी तीसरे का बोध हो जाए, लक्षणार्थ किसी अन्य का बोध हो, तीसरे का अर्थ बोध होगा वहां व्यंजना शब्द शक्ति होगा। समझ में आया। अभिधा शब्द शक्ति, जिस शब्द शक्ति से किसी शब्द का प्रचलित और मुख्य अर्थ निकल जाए। जैसे राम के पिताजी बीमार है, बीमार है तो बीमार है, ठीक है। तुम्हारे घर में एक गाय है, हाँ हमारे घर में एक गाय है। मेरे माता का नाम श्री रामवती थी, ठीक है, रामवती नाम। तो सीधा सीधा अर्थ निकल रहा, वह अभिधा शब्द शक्ति है। जिस शब्द शक्ति से किसी शब्द का प्रचलित या मुख्य अर्थ हो जाए। लेकिन बच्चों लक्षणा का मतलब है लक्षण नजर आए। खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, मर्दानी की बात की जा रही है, लक्षण बताई जा रही है। रानी लक्ष्मीबाई की बात की, यहां पे रानी लक्ष्मीबाई नहीं लिखा लेकिन फिर भी हम लक्षण के आधार पर नाम बता दिए। शेर बनराज कहलाता है, वन का राजा, तो लक्षण है यहां पर बच्चों, ठीक है। वह शेर है, अब शेर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता लेकिन उसका लक्षण है। लड़का गधा है, लड़का गधा नहीं हो सकता है लेकिन वो काम नहीं करता, पढ़ता लिखता नहीं, इसलिए उसको हम यहां पे गधा बोल रहे हैं। समझ में बच्चों आया कुछ, है ना, कुछ समझ में आया, कुछ दिमाग उमाग में चढ़ रहा है। बोले सर नहीं चढ़ रहा है, कोई बात नहीं है, चढ़ेगा नहीं तो क्या कर सकते हैं। व्यंजना में कि भाई मुख्य अर्थ के साथ दूसरा अर्थ ना होकर कि तीसरा लक्षण, ठीक है, वहां पे आपका हो जाएगा व्यंजना। जैसे सूर्य डूब गया, उदाहरण बच्चों गौरी पूजन जननी पठाई करत प्रकाश फिरत फुलवाई, ठीक है। तो जहां लक्षण समझ में आए तो वहां पर बच्चों आपका व्यंजना शब्द शक्ति होता है। शब्द गुण की बच्चों, शब्द गुण भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। माधुर गुण, माधुर गुण में काव्य जिस गुण से सहृदय हृदय में चित्त में, है ना, मतलब एक मधुरता आ जाए, जहां श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस, शांति का भाव आए, श्रृंगार का भाव आए, करुण का भाव आए, वहां पर बच्चों माधुर गुण होता है। क्या होता है, माधुर गुण होता है। ओज गुण बच्चों, ओज गुण में जहां वीरता, अंदर वीरता आ जाए, एकदम चित्त में उत्तेजना आ जाए, वहां पे आपका ओज गुण होगा, ठीक है। जैसे बुंदेले हर बोलो के मुंह से, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुई तो झांसी वाली रानी थी, उसे आप लोग लिख देना। प्रसाद गुण में काव्य के जिस गुण विशेष के कारण सहृदय का चित्त व्याप्त हो जाता है, अर्थात सहृदय के चित्त में अर्थ पूरा का पूरा रम जाता है, वहां पर प्रसाद गुण होता है। यानी भाव विभोर हो जाओ, आप श्री भगवान के प्रति लीन हो जाओ, वहां पे आपका बच्चों
क्या हो जाता है, प्रसाद गुण हो जाता है। ठीक है, ये 3 गुण हो गए। ठीक है बच्चों, बिंब विधान वगैरह क्वेश्चन आप लोगों को, यहाँ पर मुहावरा वगैरह भाई ये तो रिवीजन है ना, मुहावरा लोकोक्ति में अंतर आप लोग पढ़ लेना प्यारे बच्चों। ठीक है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। आपके सिलेबस में तत्सम तद्भव भी है। तत्सम जो शब्द पहले जो शब्द बाद में जुड़ते हैं, सॉरी तद्भव को मतलब जो संस्कृत से सीधे सीधे ले लिए जाते हैं वो तत्सम कहलाते हैं, और जो संस्कृत का रूपांतरित रूप होता है वो तद्भव कहलाता है। ठीक बच्चों, उपसर्ग जो किसी काव्य रचना में पहले जुड़ता है और उसका अर्थ बदल देता है, उपसर्ग होता है। जैसे बच्चों अति और उपसर्ग अति तो अति काल हो जाएगा। अप तो अप शब्द, शब्द में अप जोड़ दो, है ना। जैसे बच्चों अनु से अनुशासन, अनु से अनुकरण, अप से अपमान, अपव्यय, नि से निवास, है ना। तो ये हो गया बच्चों, मतलब पहले जुड़ करके अर्थ बदल देता है। प्रत्यय क्या होता है बच्चों, बाद में जुड़ता है और अर्थ बदलता है। जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देखने मिलेगा चतुराई, तो चतुराई, छुटकारा, कारा जुड़ गया, छुटकारा हो गया बच्चों। ठीक है, तकनीक शब्द किसे कहते हैं बच्चों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तकनीक शब्द अंग्रेजी के टेक्निकल शब्द से लिया गया बच्चों। ग्रीक भाषा में इसे कला विषयक ग्रहित के नाम से जानते हैं। ठीक है, तकनीक शब्द वह शब्द है जो किसी निर्मित विषय अथवा खोजी गई वस्तु अथवा विचार को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे बच्चों आपका गुरुत्वाकर्षण, वेग, त्वरण, ये सब कुछ क्या है, तकनीक शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बच्चों, निपात शब्द, ये देखो भाई, निपात शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। निपात शब्द, निपात शब्द जो किसी वाक्य को जोर देने के लिए, बल देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे निपात शब्द कहते हैं। जो बच्चों किसी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए प्रयोग किया जाता है वो निपात शब्द कहलाता है। जैसे भी, तो, तक, केवल, ही, मात्र, ये निपात शब्द हैं जो किसी को भार देने के लिए बच्चों, है ना, वो निपात शब्द कहलाते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर एग्जाम्पल आप लोग, जैसे गांधी जी को बच्चे तक जानते हैं, तो तक यहाँ पर निपात शब्द हो गया। तुमने तो हद कर दी, तुमने तो हद कर दी, हद कर दी, है ना। तो यहाँ पर तो क्या हो गया, निपात शब्द हो गया। तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा, तो ही शब्द क्या हो गया, निपात हो गया। अब बात करते हैं शब्द युग्म के बारे में। शब्द युग्म मतलब जोड़ा बच्चों, क्या, जोड़ा। देखो बच्चों, शब्द युग्म के 6 प्रकार हैं। शब्द युग्म के 6 प्रकार हैं। लो भैया, शब्द युग्म के 6 प्रकार हैं। शब्द युग्म के कितने प्रकार है, 6 प्रकार हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। पुनरुक्त शब्द युग्म जो बार बार आ जाए बच्चों। सजाती समवर्गी, एक ही वर्ग के शब्द युग्म। समानार्थिक मतलब अर्थ का समानता दर्शाने वाले। विपरीतार्थक मतलब अर्थ जो विपरीत हो। सार्थक निरर्थक, जिससे चाय सार्थक है और निरर्थक वाय तो चाय वाय। अब यहाँ पर बच्चों निरर्थक, तो निरर्थक दोनों निरर्थक हो, तो जैसे अंट संट बढ़िया, अंट संट। और सार्थक हो तो सार्थक चाय और निरर्थक वाय तो चाय वाय। विपरीत में माता पिता, विपरीत हो। समानार्थी जैसे बार बार, एक ही बार, है ना। सजाती बार बार हो जाएगा। समानार्थक में तो अर्थ समान होना चाहिए। समानार्थक में जैसे सुख चैन, काम काज, काम भी वही है, काज भी वही है। ठीक है, बाल बच्चे, बच्चा भी हुई है, बाल भी हुई है। सुबह सवेरे, सुबह भी हुई है, सवेरे भी हुई है। सब बढ़िया दिया गया है ना, कि जब सेम वही वही आ जाए चलते चलते तो पुनरुक्त शब्द युग्म। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, ध्यान रखना, जब वही वही सेम सेम आ जाए, घर घर, आगे आगे, पीछे पीछे, ये पुनरुक्त हो गया। सजाती, भाई एक ही जात के हूँ, जैसे पशु पक्षी, नहाना धोना, दाल चावल, खान पान। समानार्थक तो अर्थ समान हो, सुबह सवेरे, सुबह भी वही है, सवेरा भी वही है। बाल बच्चे, बालक और बच्चे वही हैं। विपरीतार्थक विपरीत हो, जैसे जीवन मरण, आकाश पाताल, ये विपरीतार्थक हो गए। ठीक है बच्चों। सार्थक निरर्थक, सार्थक मतलब एक चेहरा, चेहरा सार्थक है लेकिन मोहरा तो सार्थक नहीं है क्या। सज, सजना तो ठीक है लेकिन धज क्या है। गप, गप तो ठीक है बोलचाल, सप क्या है। बची खुची, ये बची तो ठीक है, बची है दाल चावल बची है, लेकिन खुची का है, ये चीज हो गया। निरर्थक में अंट संट, चटर पटर, चटर पटर दोनों का कोई अर्थ नहीं है। साठ गांठ दोनों का कोई अर्थ नहीं है। ऐरा गहरा दोनों का कोई अर्थ नहीं है। तो ये चीज होता है निरर्थक शब्द युग्म। समझ में आया बच्चों। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो रचना के आधार पर, ठीक है बच्चों, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कहानी बड़ी लंबी चल चुकी है,
कहानी बड़ी लंबी चल चुकी है बच्चों, ठीक है। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे आप लोगों को पढ़ना है कि मनुष्य का जन्म एवं मृत्यु स्वतंत्र है, इस पर किसी का अधिकार नहीं है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपने जीवन में उस अपनी भाषा में लिखना है। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार अपनी भाषा में, कि भाई हम स्वतंत्र हैं, जीवन में हमारे पर कोई दबाव नहीं है, हम अपने आप में जीवन रहने के लिए स्वतंत्र हैं। हमें भारत देश की स्वतंत्रता से ही हमें स्वतंत्रता मिला है, हम अपने जीवन में कोई भी कार्य करें इसके लिए स्वतंत्र है, कोई हमें दबाव नहीं है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, भाव पल्लवन में आप अपनी भाषा में लिखेंगे, तुक्का लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, नंबर बराबर मिलेगा, इधर उधर परेशान मत होना। हाँ, शब्द थोड़ा जेल लें। जननी यानी माँ, जन्मभूमि जहाँ जन्म लेते स्वर्ग से महान है। जननी हमें जो माँ पालती है, अपने गोद में 9 माह तक पालती है और इसके बाद जन्म देती है। जन्म देने के बाद हम पृथ्वी पर आ जाते हैं, पृथ्वी पर आने के बाद जो भोजन मिलता है वो पृथ्वी पर रहने सहने का लालन पालन वातावरण जो है पृथ्वी द्वारा दिया जाता है। इसलिए कहते हैं कि लोग कहते हैं कि भाई स्वर्ग में जाओगे तो तर जाओगे, लेकिन पहले तो हमें हमारी माँ ही तारती है। लालन पालन करने वाले भैया कौन है? पृथ्वी से ही सब कुछ मिलता है। तो वो चीज़ें हम कह सकते हैं बच्चों कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, ठीक है। ऐसे आप लोग बना सकते हो, ये चीज़ें हो जाती है बच्चों। संक्षेपण क्या है बच्चों? संक्षेपण मतलब किसी चीज़ का विस्तृत रूप है उसको सार रूप में, छोटा रूप में करना संक्षेपण कहलाता है। और पल्लवन का मतलब होता है विस्तृत करना, ठीक है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा क्या है बच्चों? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजभाषा एक ऐसी भाषा जो सरकारी कामकाज के लिए किया जाता है, जिसे हम ऑफिशियल लैंग्वेज के नाम से जानते हो, राजभाषा कहलाता है। राजभाषा का काम बच्चों सरकारी कामकाज के लिए, इतना ध्यान रखना है ना, देश के कामकाज के लिए, सरकारी कामकाज के लिए होता है और राज्य से मान्यता प्राप्त भाषा होती है। राष्ट्रभाषा बच्चों राष्ट्र के समस्त भागों पर बोले जाने वाली भाषा है। इसका एक संस्कृत साहित्य होता है ना, इसको हम नेशनल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, ठीक है बच्चों। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर भी आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है। लेखन वगैरह भी आता बच्चों, अभी बहुत लंबी कहानी है, लेकिन इतना यार, मुहावरा लोकोक्ति में अंतर थोड़ा सा आप लोग समझ लो। मुहावरा एक छोटा सा वाक्य होता है बच्चों, लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य होता है। मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र वाक्यांश के रूप में होता है, स्वतंत्र वाक्यांश के रूप में, मतलब स्वतंत्र है ना, और वाक्य में जुड़ेगा तभी उसका अर्थ होगा। स्वतंत्र वाक्यांश के रूप में नहीं होगा, क्योंकि वाक्य में जुड़ेगा तभी उसका अर्थ निकलेगा। लेकिन बच्चों जो लोकोक्ति है इसका स्वतंत्र प्रयोग हो सकता है। लोकोक्ति जो है बच्चों स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग हो सकता है। समझ में आया कि नहीं? मुहावरे के अंत में ना का प्रयोग होता है, लेकिन लोकोक्ति में आवश्यक नहीं है। नोट डाउन कर लेना बच्चों, मुहावरा लोकोक्ति में अंतर 2022 में आया था, 25 में छाप देना। तद्भव तत्सम शब्द, ये चीज़ मैंने बता दिया। हाँ, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर। राष्ट्रभाषा क्या है बच्चों? संविधान द्वारा स्वीकृत राष्ट्र की संपर्क भाषा है, जबकि ये सरकारी कामकाज की भाषा है। इसका क्षेत्र व्यापक होता है, इसका क्षेत्र सीमित होता है। अन्य देशों के लिए संपर्क स्थापित करता है, ये अन्य देशों के लिए संपर्क स्थापित नहीं करता है। चलो बच्चों, क्या है, मजा आया यार थोड़ा सा। अब हम खुद पक गए हैं पढ़ाते पढ़ाते, सर में दर्द आ गया बच्चों, 1.5 घंटे हो गए। सिल्वर बर्डिंग की कहानी के बारे में बच्चों, इसमें से कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है? यशोधर बाबू के गुण पर क्वेश्चन पढ़ लेना। यशोधर बाबू के गुण के बारे में, है ना, कि वो परंपरावादी थे, आदर्शवादी थे, परिश्रमशील थे बच्चों। ये आपको एक क्वेश्चन इसमें से पढ़ लेना है। जूझ कहानी सिल्वर बर्डिंग के आधार पर थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पे विराम करते हैं यार, आज हमने बहुत पढ़ा दिया है। और आप लोगों से बस एक गुजारिश है कि भाई 2023 वाला धर्मवीर भारती फणीश्वरनाथ रेणु जरूर तैयार कर लेना। लास्ट में मैं वीडियो भी दे दिया हूँ, और इसका भी जो भी भाई पार्ट है वो यूट्यूब पे हमारे प्लेलिस्ट में मिलेगा। इधर से आपको बच्चों तुलसीदास आज आखिरी समय में पढ़ के जाना। इधर मैंने क्या कहा, 2023 वाला धर्मवीर भारती फणीश्वरनाथ रेणु और एक हजारी प्रसाद द्विवेदी, 3 में से एक पक्का मैं अब लास्ट में लीक कर रहा हूँ पेपर, ठीक है, समझ रहे हो ना। चलो भाई, हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए। इसमें तुलसीदास तो पढ़ ही लेना आप लोग, किसी भी दम पे तुलसीदास, ठीक बच्चों। तुलसीदास किसका? तुलसीदास। और फिर हरिवंश राय बच्चन जी का, किसका? हरिवंश राय बच्चन जी का बच्चों। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अरे भैया कोई बात नहीं, इतना बन जाएगा। और पर्यावरण प्रदूषण अनुशासन 2 पढ़ लेना बच्चों इधर, पर्यावरण प्रदूषण और अनुशासन, ठीक है बच्चों। पर्यावरण प्रदूषण और अनुशासन, क्या? पर्यावरण प्रदूषण और अनुशासन, ओके। बाकी तो बहुत ज़्यादा मैं पहले भी करा चुका हूँ, बाकी आप लोग समझदार हैं। अब हम यहाँ पे समापन करेंगे, और आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहे। हिंदी के लिए टाटा बाय बाय, ठीक है बच्चों।
पढ़ के जाना है और एग्जाम में थोड़ा सा रिवीजन करके जाना। जय हिंद, वंदे मातरम।